हर महीने 20-22 ऐसे केसेस आते हैं कि साहब मेरी पर्सनल पिक्चर्स लीक हो गई हैं, डिलीट करा दीजिए, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सो कॉमन। मुझे एक कॉल आया एक जर्नलिस्ट का, बट टीवी की रिनाउंड जर्नलिस्ट है। उन्होंने मेरे से कहा कि अमित जी मुझे एक ईमेल आई है और उस ईमेल में एक लड़की ने लिखा है कि वो आज की रात सुसाइड कर लेगी। आपका डेटा जाने अनजाने इतनी जगह पड़ा हुआ है कि जिस दिन कोई दुश्मन हुआ आपके बारे में सब कुछ पता कर लेगा। आज आपको लग रहा है कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल ये होगा एआई से कि आपका पूरा साइकोलॉजी वायरल हो जाएगी। हमारे ऊपर 15 लाख अटैक हर साल होते हैं, पर एक या दो न्यूज में आते हैं जो सक्सेसफुल दिखते हैं। आपकी लाइफ के जो निर्णय है वो तक मैं पहले से पता कर सकता हूँ यदि मेरे पास आपका बहुत कुछ हिस्टोरिकल डेटा है। तो ये खतरे इस हद तक जाने वाले हैं। कई सारे इंस्टा पे रील वायरल होते हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर से किसी की चैट एक्सेस कर लीजिए, उसकी लोकेशन एक्सेस कर लीजिए और उसके 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज होंगे। फ्रॉड है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वह हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वह हैक हो गए। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच सर। और इस बारे में मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि मैंने जितने भी आपके पॉडकास्ट सुने हैं, वीडियोस देखे हैं और सच में बड़ी मेस्मराइजिंग है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आप जीवन दृष्टि के साथ जो तकनीकी बातें समझाते हैं वो मुझे लग रहा है उस वजह से आप कहीं ना कहीं स्टैंड आउट भी करते हैं। तो पहले तो उसकी बधाई स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अमित भाई बहुत सारी बातें आपसे करनी है क्योंकि आज जो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और उसके दायरे में आदि इतना कुछ आता है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक ऐसे केस से शुरुआत करें कि आपका 20-25 सालों का अनुभव है, जब आप उससे डील कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पैनिक कर गए थे, लेकिन आपको लगा ये डेड एंड आ गया, इसके आगे मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा कौन सा केस था जिसने आपको सबसे ज़्यादा चुनौती दी, लेकिन जब बाद में आपने सॉल्व किया तो बड़ी खुशी भी हुई? देखिए, नॉर्मली दो तरह के केस आते हैं हमारे पास। पैनिक तो हर सिचुएशन में हम करते ही हैं। बाहर लगता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमें कुछ पहले से नहीं पता होता। और मैं अपनी बात छोड़िए, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कभी आइडिया नहीं होता है कि वो केस सॉल्व कर पाएगा या नहीं। तो हमारी बड़ी ब्लाइंड सर्च होती है और उसके बेस पर धीरे धीरे क्लू मिलना शुरू होते हैं और 10 में से 4 या 3 केस सॉल्व होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि सर को दे दिया अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। जबकि हम 10 के 10 केसेस में सिमिलर एफर्ट लगाते हैं, रादर कई बार ज़्यादा लगा देते हैं, पर नहीं होता। अमूमन मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि जब भी केस सॉल्व हुआ है किसी ऊपरी शक्ति ने कुछ किया। और ये लोग नहीं मानेंगे लेकिन ये सत्य है कि मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, फंस गया हूँ, नहीं समझ में आ रहा और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि यार ये एक ट्राई कर लो। तो मेरा एक शो आता है डीडी नेशनल पर, साइबर क्राइम की दुनिया, जिसमें करीब 160 केसेस मैंने पिक्चराइज करके टेलीकास्ट हुए हैं। आप देखोगे हर केस की जो मोडस ऑपरेंडी और फाइंडिंग की टेक्निक अलग है। कैसे मैंने क्रिमिनल पकड़ा वो अलग है। 160 तो मैं रिकॉर्डेड है और 1300 केसेस में सॉल्व कर चुका हूँ। वाह। अब आप मेरे से एकदम से पूछेंगे 1300 में से कौन सा ऐसा है, तो ये भी जो टॉप ऑफ द माइंड आपके बड़ा ऐसा हो जाता। पर जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आपको टच कर जाते हैं लाइफ में। एक बार मैं हैदराबाद में था और मुझे एक कॉल आया एक जर्नलिस्ट का, बट टीवी की रिनाउंड जर्नलिस्ट है। उन्होंने मेरे से कहा कि अमित जी मुझे एक ईमेल आई है और उस ईमेल में एक लड़की ने लिखा है कि वो आज की रात सुसाइड कर लेगी। तो कुछ पता कर सकते हैं कहाँ से आई है, कौन सी लड़की है? तो मैंने कहा इसने कभी पहले आपसे संपर्क किया? बोले नहीं, संपर्क तो कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरी वेबसाइट है उसके ईमेल से वो सिर्फ ईमेल भेजी है उसने, कोई नंबर नहीं, कोई ईमेल नहीं। तो मैंने उसका ईमेल मंगाया हेडर के संग। तो जब मैंने ईमेल देखा तो उसका नाम दिख गया मुझे, लड़की का। कुछ कंटेंट मेल में लिखा हुआ था। ईमेल का हेडर चेक किया तो उसमें आईपी एड्रेस मिला नहीं मुझे, कहाँ से ईमेल आई है। तो हम काफ़ी ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, ये शाम के 6 बजे की बात है। दिन भर मैं कॉन्फ्रेंस में था और कभी भी वो सुसाइड कर सकती है, तो हमारे पास समय बहुत कम है। उसने कहा कि आज की रात में सुसाइड कर लोगी। तो मेल का जो ईमेल का जिस्ट था वो ये था कि वो अपने फैमिली से किसी वजह से परेशान थी और उसका कोई अफेयर था। वो अभी किसी फार्मा कोर्स करके निकली थी, किसी हॉस्पिटल में काम कर रही थी। वहीं पर कोई उसको लड़का मिला जिससे उसकी दोस्ती हुई और उसके बाद वो शायद किसी दूसरे रिलीजन का था, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, भाई ने मारा पीटा और इवेंचुअली शी इज़ इन टू दैट सिचुएशन कि वो अब सुसाइड कर रही है। ये एक जस्ट समझ में आ रहा था। और उसने लिखा था कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे ऊपर एक शो बनाइएगा और पब्लिक को बताइएगा कि कैसे किसी की लाइफ इस हद तक कॉर्नर हो जाती है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं। इसलिए उसने जर्नलिस्ट को ईमेल लिखी थी।
अब मैंने जर्नलिस्ट से कहा कि आप देखो, कभी कोई एसएमएस मोबाइल, कभी कुछ दूसरा क्लू नहीं मिल रहा था। तो मैंने 2 काम किए। मैंने सिर्फ इन कीवर्ड्स के बेस पे कि वो फार्मा का कोर्स किया है, एज उसकी 20 से 23 साल 24 साल के आसपास होगी, क्योंकि अभी ही पास आउट हुई है। बॉयफ्रेंड इसका दूसरे रिलीजन का, इसका रिलीजन मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि ईमेल पर नाम है इसका। बिल्कुल। और ये सारे कॉन्टेक्स्ट के बेस पे मैंने फेसबुक पर कॉन्टेक्चुअलाइज सर्च शुरू की। उस समय होती थी, ये पुराना केस है, 2018-19 का केस है। तो उस समय आप फेसबुक पर बहुत कॉन्टेक्चुलाइज सर्च भी कर सकते थे, ये कीवर्ड्स डाल के। अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया फेसबुक ने। तो हमने पता किया तो बहुत सारे प्रोफाइल मिल गए उस नाम से, करीब 15-20 प्रोफाइल मिल गए। अब फिर मैंने डीप डाइव करना शुरू किया कि जिसमें फार्मा ही स्पेशली मेंशन हो, ये हो वो हो, तब भी बहुत सारे थे। तो हम लोग ज़ीरो डाउन नहीं कर पा रहे थे। इतने में मैंने उसको एक ईमेल रिप्लाई कर दी। मैंने कहा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ऐसे सुसाइड नहीं करते हैं, और एक बार मेरे से बात करो, ये मेरा नंबर है, मैं चाहता हूँ कि तुम जर्नलिस्ट से एक बार बात कर लो, मिलो आके। और मेरे संग भी ऐसा हुआ था, मैं भी सुसाइड करने वाला था, पर अब मुझे लगता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी वो। तो इस तरह से बड़ा एम्पैथाइज़ करके एक मैसेज डाल दिया कि शायद वो उस चीज़ को डिले कर दे। और मैंने एक अटैचमेंट डाल दिया उसमें कि वो क्लिक करेगी तो मुझे उसका आईपी और लोकेशन मिल जाएगी। यदि वो मेरी मेल खोलती है तो लोकेशन मिलेगी। अब मैं वेट कर रहा हूँ और मेरी फेसबुक सर्च चल रही है आगे। इस बीच पर उस लड़की ने मेल 1 बजे रात को खोल दी, तो मुझे उसका आईपी एड्रेस आ गया। तट समय लोकेशन निकाली तो आईआईटी पवई के आसपास का एरिया था। वहाँ पर तो मैंने एक इंस्पेक्टर साहब को कांटेक्ट किया। हमारे एक मित्र थे उस समय, प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी, जिनके संग मैंने किताब लिखी है। उनको मैंने कॉल किया रात को, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने एक इंस्पेक्टर से कनेक्ट किया मुंबई में, उस समय जमदादे जी थे पवई एरिया के। मैंने कहा साहब जैसे मुझे आईपी मिला, लोकेशन, तो मैंने उस एरिया के आसपास, मुंबई समझ में आ गया, जितने वो लड़कियां थी सोशल मीडिया पर, उसमें से जो मुंबई की थी वो मैंने उनको फोटो भेज दी। मैंने कहा यही हो सकती है। और जो उसमें काफ़ी चीज़ें हिडन थी तो क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये लड़की है, इसकी फ़ोटो लो और देखो एरिया में, हर सोसाइटी में जाके कहाँ है। अच्छा, और फिर भी जीरो इन लोकेशन को लेकर नहीं हो पा रहा था। जीरो इन एक एरिया होता है 3-4 किलोमीटर का। अच्छा। जब आईपी एड्रेस होता है ना तो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते। उस समय और मुश्किल था, 5G में अब हो जाता है पिन पॉइंट, पर 3G नेटवर्क पर या वाईफाई पर आज से 7 साल पहले एक आईपी होता है, उससे एक आइडिया लग जाता है कि इस एरिया का। ठीक। तो हमने उनको दिया, तो वो बेचारे रात में जा के गाड़ी पर हर सोसाइटी में दिखा रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को कि और मुझे फ़ोन कर रहे हैं, नहीं यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। घूमते रहे 2-3-4 घंटे, उन्होंने जितना कवर कर सकते थे कवर किया। इस बीच में मुझे चूंकि अब ये कंक्लूड हो गया था कि ये सोशल मीडिया तो ये उसका हो ही सकता है, मैंने उसके जितने फ्रेंड्स थे सबको मैसेज कर दिया कि इस लड़की का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, लोकेशन कुछ भी मिले मुझे भेजिए अर्जेंट। जो उसके फ्रेंड थे। तो सुबह 6 बजे मुझे उसमें से किसी एक दोस्त का फ़ोन आ गया उसके। उन्होंने साहब मैं इसका फ्रेंड हूँ और आप बताइए। तो मैंने कहा ऐसी सी बात है, उसने ऐसी मेल किया। तो उसने कहा पवई में दी। मैंने कहा उसकी लास्ट लोकेशन पवई दिख रही है मुझे पवई नहीं रहती है, वो तो कहीं और रहती है। तो मैंने कहा उसने तो पर ईमेल पवई से किया। बोले वो पवई में है तो फिर यहाँ होगी, उसकी फ्रेंड रहती है। मैंने कहा तो फटाफट उसने एड्रेस भेजा, हमने पुलिस भेजी और उस घर में वो मिल गई। उसकी दोस्त नहीं थी, वो अकेली थी अपने दोस्त के यहाँ पर। तो जब पुलिस ने उससे बातचीत शुरू की और वो डिस्कशन इस लेवल पे गया कि क्यों मेल लिखी और वो, तो उसने कहा कि आपने हमें ढूंढा कैसे। तो पुलिस ने कहा कि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो हेल्प कर देते हैं। तो उसने एक डायलॉग मारा, उसने कहा कि यदि आप मुझे ढूंढ सकते हैं तो फिर आप उसे भी ढूंढ सकते हैं। तो हमने कहा कौन? तब पुलिस ने मेरी उससे बातचीत कराई एंड वी गेट इनटू मच डीपर इनटू दिस केस। उसने कहा एक्चुअली मैं सुसाइड इस वजह से नहीं कर रही जो मैंने ईमेल पे लिखा है, वो आधी कहानी है। आधी कहानी कुछ और है। मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है मेरी पर्सनल पिक्चर्स को लेकर, और मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ कि ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को बता पा रही हूँ ना फैमिली को। सो आई एम इन अ फिक्स, मैं दोनों तरफ से परेशान हूँ और कोई मुझे नहीं समझ पाएगा, मेरी लाइफ चोक हो चुकी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ से गया मुंबई, फ्लाई किया मैं, और मैं 3 दिन उस केस को इन्वेस्टिगेट किया। फिर तो मैंने पहले निकाला कि भाई फ़ोन इन्वेस्टिगेट किया कि पिक्चर लीक कैसे हुई। तो जब हम इसका सोशल मीडिया एनालाइज कर रहे थे तो उसमें एक पोस्ट मिली थी हमें कि आज मेरा फ़ोन खो गया है, इट वॉज अ बैड डे, लोग डाल देते ना फेसबुक पर। फिर शाम को या कुछ घंटे बाद पोस्ट आई थी कि मेरा फ़ोन मिल गया, थैंक यू सो मच। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा
इतनी जल्दी ऐसे फ़ोन मिला कैसे था? तो मैंने पूछा उससे कि फ़ोन कैसे मिला था? तो उसने कहा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड को देखे गया था मेरे ऑफिस में सामने, कहीं शायद मैं छोड़ के आ गई थी। मैंने फ़ोन फॉरेंसिक एनालिसिस किया तो उसके अंदर मुझे एक ट्रोजन मिला। मैंने कहा ये तो कोई फिजिकली ही डाल सकता है, और इसको डालने के लिए उसे तुम्हारा पिन भी पता होना चाहिए, क्योंकि अनलॉक भी तो करेगा फ़ोन। एंड इट हैज़ हैपेंड विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। फिर ये डेटा जा कहाँ रहा है, मैंने वो सर्वर निकाल लिया, बाहर का एक सर्वर था, टर्किश सर्वर। तो इस तरह से बहुत सारे फुटप्रिंट तो मुझे मिल गए कि ये कोई तो प्लान्ड मूव हुआ है इसके संग। फिर मैंने इसका फिर सोशल मीडिया एनालिसिस किया, फेसबुक। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, आप इनके दोस्त हैं, और ये फिर मेरे दोस्त हैं, तो हमारा एक लूप बन जाता है। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली उसमें लूप देखते हैं, क्योंकि जो सस्पेक्ट होता है वो हमेशा उस लूप का पार्ट बन के घुसता है, क्योंकि उसका ट्रस्ट लेवल पर बढ़ जाता है। यदि मैं आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ और मैं ऑलरेडी आपके किसी दोस्त का दोस्त हूँ, तो द चांसेस दैट यू विल एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट इज वेरी हाई। और यदि मैं ज़्यादातर लोगों का दोस्त हूँ तो और ज़्यादा हो जाती है। तो क्रिमिनल इस माइंडसेट का इस्तेमाल करता है। तो मैंने वो लूप निकाले, तो उसमें इवेंचुअली मुझे फेक प्रोफाइल दिखने शुरू हुआ। उसमें कुछ ऐसे प्रोफाइल दिखे जो रियल थे ही नहीं, जो उस तरह से थे और कॉमन फ्रेंड्स में थे। तो ऐसे जीरो डाउन करते करते मैं उस फेस तक पहुंचा जो सस्पेक्ट फाइनली था। मैंने उस लड़की को बुलाया और मैंने कहा कि देखो, जिंदगी की सच्चाई इमेजिनेशन से खतरनाक होती है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे संग क्या हुआ है। और जब मैंने वो फेस दिखाया उसको, तो वो शॉक्ड हो गई। अच्छा, और जिस पे उसका बॉयफ्रेंड ही था, जो उसको हर तरीके से, वो पूरा प्लान वो था, उसको फंसाया। बहुत रिच फैमिली की थी, तो पहले फिर उसको लगा शादी नहीं हो रही तो ब्लैकमेल करके पैसे ले लेते हैं। उसको सिर्फ पैसा चाहिए था। एंड शी वाज इन अ फिक्स कि ना वो इधर बता पा रही ना उधर बता पा रही, तो उसकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। तो मैं कह रहा हूँ लाइफ में, एंड दिस इज वन ऑफ इससे पहले आप आगे अमित जी बढ़े, जो उसका जो मोबाइल 2-3 घंटे के लिए गया था, उस दौरान क्या छेड़छाड़ उसके मोबाइल के साथ उसके हुई थी? मोबाइल में कैसे उसकी पिक्चर्स बनाई उससे फिर उसके निकाली? मोबाइल में बेसिकली एक ट्रोजन एप्लीकेशन, ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशन होती है, मेलवेयर, जो क्या करता है कि आपका डेटा सर्वर के संग सिंक करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो आपके फ़ोन में जो भी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, पर्सनल चैट्स हैं, वो सारी की सारी किसी सर्वर पर चली जाएंगी और उसका फिर ऑफ कोर्स कोई मिसयूज़ कर सकता है। सो दैट वाज द पर्पस जो उस व्यक्ति ने किया था। आप इसलिए डर जाते हो क्योंकि जितने भी ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं ना कि साहब मेरा फ़ोन हैक हो गया है, या मेरी बातें कोई सुन रहा है, मेरी ईमेल कोई देख लेता है, 90% टाइम कोई आसपास वाला होता है। और आपके दिमाग में एक परसेप्शन बना दिया गया कि हैकर तो बाहर से बैठ के कुछ करता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपके संग नहीं होगा, किसी कंपनी के संग हो सकता है, बट एज एन इंडिविजुअल इफ यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ एनी सच हैकिंग अटेम्प्ट्स, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी समवन अराउंड यू। ये एक जेनरिक इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग होती है मेरे। अभी भी कोई आ जाता ना कि साहब ऐसा ऐसा हुआ मेरे संग, तो पहले मैं उसकी लाइफ, ऐसा किसको इतनी फुर्सत है, कितना इंटरेस्ट है, और यदि ऐसा होगा तो सबसे पहले वो पैसा निकालेगा, पैसा निकालेगा। वो आपको डरा के नहीं बैठेगा। उस लड़की का रिएक्शन क्या था जब आपने बताया? शी वॉज डेफिनेटली शॉक्ड, और इनफैक्ट वो अभी भी मेरे टच में है। तो होता क्या है कि रियलिटी जितनी जल्दी आपको इंसान को दिख जाए, उतनी जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। वो जो एज होती है ना हमारी, मैं एक जेनरिक स्टेटमेंट सारे उसमें बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है इस समय। अब हर महीने 20-22 ऐसे केसेस आते हैं कि साहब मेरी पर्सनल पिक्चर्स लीक हो गई हैं, डिलीट करा दीजिए, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सो कॉमन, इतना कॉमन है कि अब मुझे जब किसी लड़की का फ़ोन आएगा, मुझे पता है उसकी इशू यही है। ये सिचुएशन हो चुकी है। अभी आपको पता होगा कि इंदौर के अंदर जो पिछला शादियों का सीज़न चल रहा था, तो करीब 55 से 60 शादियाँ कैंसिल हो गई। डेट फिक्स थी, शादी होने वाली थी, उसके एक हफ्ते पहले कैंसिल हुई। वजह? पिक्चर लीक हो गई, एक्स बॉयफ्रेंड के संग, एक्स गर्लफ्रेंड के संग, सेम। इट इज़ सच ए कॉमन इशू। लीक हुआ, ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। अब उसमें कई बार सही भी होगा, कई बार वो प्लान्ड भी होगा, कई बार किसी और वजह से होगा। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट इट इज़ सच ए कॉमन थिंग। अब ये सब चीज़ें कोई दूर बैठ के थोड़ा कर रहा हो यार। तुम्हारी शादी तोड़ के अजरबैजान में किसी व्यक्ति को फ़ायदा थोड़ा ना होना है। लेकिन अमित जी, इसमें ये चलो एक टेक्नोलॉजी का इशू तो है ही, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एक समझ की भी समस्या है? मतलब ख़ास तौर पर लड़की होने के नाते, जैसे आपने कहा कि उसके मोबाइल में आपने पहले तो ऐसी कोई पिक्चर ली, भले खुद अपनी ली
या अपने बॉयफ्रेंड के साथ ली, और फिर आप में इतनी नासमझी है, आप जान रहे हैं आज के दौर में टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, फिर भी आप उसको अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में कहीं भी सेव रखते हैं। तो ये आप खुद आग से खेलने वाली बात नहीं है? आपको पता है कि आज के ज़माने में क्या हो सकता है, फिर भी इस तरह के रिस्क क्यों ले रहे हैं? आपकी एज अभी क्या है? मेरी एज समझ वाली है ना? हाँ। जब आप 20 से 22 की एज में होंगे ना, तो आप भी वही करते हैं। हम लोग जब हम मैच्योर हो जाते तो हमें लगता है कि नहीं, हम हमारे लिए तो ये बड़ा कॉमन सी बात है। लेकिन यही 20 से 22 वाला आदमी तो तकनीक को सबसे ज़्यादा समझता है। तकनीक को समझता है, लेकिन प्रभावित भी सबसे ज़्यादा होता है। गलती वही व्यक्ति करेगा आप जिस समय आपके इमोशनल टर्बुलेंस बहुत हाई है, हर चीज़ आपको ड्राइव कर रही है। आज आपको शायद इमोशनल टर्बुलेंस उतने हाई नहीं है। आप एक वीडियो आएगा, पहले सोचोगे, एनालाइज करोगे, फिर रिएक्ट करोगे। आपको अब ये भी समझ आ गई कि ये फेक भी हो सकता है, एजेंडा भी हो सकता है, नैरेटिव भी हो सकता है। उस समय तो देखा और रिएक्शन होता है आदमी का। हाँ। तो ये जो खतरा है ये उस एज के साथ होता ही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि साहब कोई अनपढ़ था या अनअवेयर था या इग्नोरेंट था, ये होगा। ये उस एज का खतरा। यदि एज का ऐसा खतरा नहीं होता तो चाइना क्यों 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट 45 मिनट रेगुलेट कर देता? चाइना हैज़ मेड ए लॉ। ऑस्ट्रेलिया ने लॉ बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इससे ज़्यादा इंटरनेट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उस एज ग्रुप का खतरा है। उस एज ग्रुप में यदि किसी ने मेंटली आपको कंट्रोल कर लिया तो फिर सदियों लग जाएंगी, हम उस एज ग्रुप उसको फ्री नहीं कर पाएंगे। आपको पता है इस दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? डेटा। फ्रीडम। स्वतंत्रता बहुत महंगी चीज है, और हम में से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। सही बात। हम सब गुलाम हैं। गुलाम। आप जब टीनेज को मोबाइल पकड़ा देते हो तो पूरी तरीके से गुलाम हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। हाँ। और उस गुलामी से वो बाहर नहीं आ पाएगा। उससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जो ड्रग्स से या हाँ, वो तो साइंटिफिक रिसर्च भी है कि एक तरह से डोपामिन से जो आपको बिल्कुल वही हार्मोन है वो आपको। तो अब आप सोचिए कि यदि उसके, क्योंकि ड्रग तो हेल्थ इश्यूज देगा, साइकोलॉजिकल भी देगा, यहाँ तो आप मेंटली दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हो। वो जो चाह रहे हैं आपके एस्पिरेशंस, आपके रेबल एटीट्यूड। मुझे कई सारे सीनियर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल लोग हैं, और कई सारे के फ़ोन आते हैं कि अमित जी सिचुएशन बड़ी ख़राब है, घर आ जाइए। मैं घर पहुँचा तो उनके जो टीनेज बच्चे हैं 15, 16, 17 साल के या 13 साल के बच्चे, वो इस समय रेबल होकर, मतलब विद्रोही होकर बैठे हुए हैं। क्यों? बोले आज इसने ये तोड़ दिया, फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया, फिर गाली गलौज कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि हमने उसको मोबाइल पर गेम खेलने से रोक दिया, रेगुलेट किया। ये कहता है मुझे रात में खेलना है 4-4, 5-5 घंटे, फिर वो सुबह स्कूल नहीं जाएगा। और ये चल रहा है 1-1.5 साल से। जब तक सिचुएशन मेरे पास आती है, इट इज़ आउट ऑफ द कंट्रोल। अब मैं चूंकि एक थर्ड पार्टी हूँ, बच्चे पेरेंट्स की तो सुनते नहीं, मैं बाहर से हूँ, एक्सपर्ट हूँ, मेरी एक इमेज है, तो मैं उनको काउंसलिंग करना शुरू करता हूँ। पर काउंसलिंग में ऐसे नहीं कर सकता कि बेटा देखो ये गलत है, ये सही है। ऐसे तो कोई समझता नहीं इस दुनिया में। समझता नहीं है। इस दुनिया में यही अप्रोच गलत है कि मैं आपसे कहना शुरू कर दूं कि डोंट डू दिस एंड डू दिस, क्योंकि आपके दिमाग में डोंट कभी प्रोसेस होता नहीं। हाँ। मैं आपसे कहूँ कि डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, तो सबसे पहले एलिफेंट ही आएगा, तो मैं डोंट शब्द यूज ही नहीं करता। मुझे बेसिकली उसका दोस्त बनना होता है। जो आज की डेट में सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि हम टीनेज और जो एज ग्रुप पेरेंट्स का है उसमें गैप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये हमेशा रहा है, पहले भी होता था, लेकिन पहले कम होता था। अभी तो बिकॉज उनकी अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा है और आप बिजी हो अपने काम में, हाँ। तो आपकी अवेयरनेस उतनी है ही नहीं। हाँ। गैप कई गुना हो गया। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे में आपकी लैंग्वेज, आपके इमोशंस, आपके डर उनको समझ में नहीं आते, और वो जो रिएक्ट करते हैं वो इस प्रभाव में करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता। हाँ। क्योंकि वो भी मतलब उनके जो सिम्टम है, अगर मैं कहूँ कि वो एक नशेड़ी वाले सिम्टम है। और इसीलिए जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं या वो भी ये कहते हैं कि आप बच्चे को अगर मोबाइल दे रहे हैं, 13-14 साल के बच्चे को, और अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है, ये ऐसी है जैसे किसी आदमी को शराब की बोतलों के सामने खुला छोड़ देना। ये एक्सपोजर उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तकनीकी चीज़ है तो शायद हम समझ नहीं रहे, लेकिन उसका असर उतना ही बुरा है। देखिए बिल्कुल, जो मेंटल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका कारण यही है। मैं एक डायलॉग हमेशा यूज़ करता हूँ कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज़ बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हम कंज्यूम करते रहे हैं, हम उस डेटा का प्रोडक्ट है। मेरा जन्म झांसी के बजाय
रोमानिया हो जाता तो आज मैं कुछ और होता, बिल्कुल। दूसरा खाना खा रहा होता, दूसरे कपड़े पहन रहा होता, दूसरी भाषा बोल रहा होता और ज़िंदगी भर बोलता है कि आई एम ए प्राउड रोमानियन। 50 साल के बाद कोई मुझे बोलता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं दरअसल हूँ कौन। यही सवाल चैप्टर 13 भगवद गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, यही सवाल याज्ञवल्क्य से उनकी वाइफ ने पूछा गार्गी ने, यही सवाल छांदोग्य उपनिषद में, यही सवाल नचिकेता ने पूछा। हम तो इस सवाल को कब से पूछते चले आ रहे हैं। और भगवान कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी होगे, इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। तो अर्जुन कहते क्यों? बोले इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो डेटा तुम्हें मिला है तुम अर्जुन बन गए, पेरेंट्स से, टीचर से, गुरु से, सराउंडिंग्स, एनिमीज, दोस्त। तो बोले फिर मैं रियल में कौन हूं? तब उन्होंने दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत दिया जो डिटेल में मांडुक्य उपनिषद में मिलता है कि कैसे आप अपने आप को पहचान सकते हैं। और एक बार अपने आप को पहचान लिए और एज ए विटनेस आप देखना शुरू कर दिए तो फिर आपके संग ना तो कोई साइबर क्राइम हो सकता है, सही बात है, ना कोई डेटा आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाँ। साइबर क्राइम भी इसीलिए होता है क्योंकि डेटा आपको इन्फ्लुएंस करता है। आपने जो वीडियो देखा, आपने गूगल पर सर्च किया, आपने जो रील देख ली, आपने जो सुन लिया कॉल, ये जो डेटा से घिरे हैं हम, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर बिकमिंग विक्टिम। हमें इससे कैसे डिटैच होना है, इसको एंजॉय करना है, पर डिटैच होने के साथ ये एक आर्ट है जो हमें बचपन से कभी सिखाई नहीं जाती क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं गई भगवद गीता। हमने द मोमेंट यू लर्न डिटैचमेंट आप फ्री हो जाते हो। जिस चीज़ की मैंने बात की, जो सबसे महंगी चीज़ है वो आपको मिल जाती है, फ्रीडम। अभी आपके डर है, पावर, पोजीशन, पैसा, ये मेरी इज्जत है, ये मेरा, ये सबसे दूर हो जाता है। जब तक आप स्वतंत्र नहीं हो, यदि आज आपको बोला जाए कि इस टॉपिक पे बोलिए और आपको सोचना पड़े कि यार किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, किसी कोई, तो फिर आप स्वतंत्र नहीं हो। सही बात है, सही बात है। आपसे कहा जाए कि क्या आप ये दान दे देंगे इसको इतना, और आपको सोचना पड़े, तो फिर आप स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपको डरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी को दूसरे शब्दों में अमित जी मैं कहूँ, न्यूरो साइंटिस्ट भी हमारे एक पॉडकास्ट के लिए आई थी, तुमने चर्चा की, तो बात चल रही थी फ्री विल की, हालांकि अलग दिशा में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर बात होनी चाहिए। आपने चूंकि जिक्र छेड़ा है कि हर आदमी के हाथ में वो क्या करना चाहता है, तो लेकिन उन्होंने, न्यूरो साइंटिस्ट ने फिर ये बताया कि 90% इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चीज़ें करता है, कॉन्शियसली तो बहुत कम बिहेव करता है। तो मैंने कहा अगर सबकॉन्शियसली वो 90% के हिसाब से बिहेव कर रहा है तो वहाँ फ्री विल आ कैसे गई? क्योंकि सबकॉन्शियस में जो बहुत कुछ है, बचपन में मिला ट्रॉमा, जो आपने कहा, जो डेटा उसको फीड हुआ है, वो तो उसे खुद नहीं पता। तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आप जो ये सारी बात कर रहे हैं, ये उस मायने में बिल्कुल ठीक बैठती है कि अगर हम जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और वो हमारा एक सबकॉन्शियस बना रहा है, और फिर हमें खुद ही नहीं पता कि हम चिड़चिड़े क्यों हैं, माँ बाप पे ही क्यों हाथ उठा दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए जो आपने बात की कि कॉन्शियसली जीना बड़ा जरूरी है, और वो तब होगा जब आप टेक्निक के इतने अंदर नहीं घुसे होंगे। तो जब हम बात प्रैक्टिकली बोलते हैं ना कि हमने 4 लोग एक ही एज ग्रुप के लिए सबको फुटबॉल सिखानी शुरू की और एक पेले बन गया और 3 नहीं बन पाए, क्यों? सही बात है। आपको नहीं पता ना कि सबकॉन्शियस माइंड में किसके क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। फिजिकली। तो जो मैं हमेशा एक फिलॉसफी देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें प्रारब्ध हैं और बहुत सारी चीज़ें आज पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि आप प्रारब्ध नहीं काट सकते, आप ओवर वर्क करेंगे, फोकस हो जाएं, डिटरमाइंड हो जाएं, योगा करें तो निकाल ले जाएंगे, प्रारब्ध को भी काट के आप ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। पर प्रारब्ध तो रहेगा, मतलब वो तो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। चलिए हम इस पर और चर्चा करेंगे, वरना लोगों को लगेगा कि हम कुछ और देखने बैठे हैं। नहीं, लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लोगों को तो आप बेवकूफ समझो ही मत। नहीं, हम नहीं समझते। नहीं, लोगों को कुछ नहीं लगता। लोगों को हर चीज अच्छी लगती है यदि आप दिल से बोल रहे हैं। हम अपने हर पॉडकास्ट में कभी आज तक सिंगल क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं किया कि इस पर रील बन सकती है। हम हमेशा बेफिक्र होकर बात करते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अक्सर लोग जब पॉडकास्ट पे बुलाते हैं तो उनका एक सवाल, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपने मेरे बारे में कितना जाना कि भाई ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं, ऐसा है, तो वो एक पैटर्न यदि चैट जीपीटी से बनाओगे, सेट क्वेश्चन मिल गया उसको। तो मैं एक पॉडकास्ट से बैठा, एक लड़की ने मेरे से पूछा कि हाँ तो हम शुरू करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज साइबर क्राइम? और मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कहा अपनी पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझ रहा हूँ, उनको नहीं पता साइबर क्राइम क्या होता है।
वो यहाँ से ये सुनने बैठे, एंड लिटरली मैंने लताड़ दिया। सही बात। मैंने कहा डोंट, पहले तो आप अपने पब्लिक को बहुत इंटेलिजेंट समझो, वो सब जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो आपकी मैं एक सारी बातें सुनता हूँ उसमें एक चीज कॉमनली निकल कर आती है, पहले उस पर आप बात करते हैं फिर मैं अपने सवाल पर आऊंगा कि हर किसी की कोशिश है कि वो आपका डेटा ले ले, हर किसी की कोशिश है कि वो आपकी जानकारियां ले ले, डेटा ले ले। और आप तो दिन भर, ये आपने कई पॉडकास्ट में समझाया भी कि कैसे भी आप कोई एक फेसबुक की ऐप भी डाउनलोड करते हैं तो किस तरह से आपकी जानकारियां ले ली जाती हैं। हर किसी को डेटा चाहिए। तो पहले तो एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे, जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बताइए कि कंपनियां कैसे आपका डेटा लेती हैं, फिर उस डेटा का करती क्या, उस पर मैं बाद में आऊंगा, फिर अपने सवाल पे आऊंगा। बिल्कुल। तो नॉर्मली मैं एक एक्सरसाइज बोलता हूँ जो हर किसी को करना चाहिए, जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो उससे पहले प्ले स्टोर पर सर्च करें उसको, इंस्टॉलेशन से पहले। ठीक है। मान लीजिए मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम सर्च किया, क्लिक करो, आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करो तो नीचे डेटा सेफ्टी करके एक ऑप्शन आएगा, और उसके नीचे एक बहुत छुपा हुआ ऑप्शन होगा सी डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। ठीक है। उस पेज पर फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी ऐप आपने सर्च की है वो ये बताएगी कि मैं आपके फ़ोन से क्या क्या डेटा लेता रहा हूँ पिछले 15-20 सालों से, जब से आप ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के डेटा दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ ग्राफिक्स पे दिखा देना। ठीक है। वो कहेगा मुझे आपके हर सेकंड की तो लोकेशन पता है, ठीक है, जहाँ जहाँ आप गए, सो GPS, सेल ID, IP एड्रेस, एवरीथिंग उसमें क्लियरली लिखा है अप्रॉक्सीमेट लोकेशन एंड प्रिसाइज लोकेशन बोथ। फिर आएगा कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स पता है। अब आपको हेल्थ रिकॉर्ड तो मैंने कभी दिए नहीं फेसबुक को या इंस्टाग्राम को, क्योंकि उसको आप कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कितना क्या देखते हैं, कितना रन करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, सब पता है। सब पता है। एंड देन आपकी फ़ोटो भी पता है कि आपके बाल उड़ गए हैं, आप चेहरा क्या है, एज क्या है, तो उसके हिसाब से वो फिटनेस मैप भी करता है। तो आपकी लाइफस्टाइल एंड देन योर एज, बहुत कुछ उसको पता है आपकी फिटनेस के बारे में कि आप क्या बीमारियां आपको होने वाली हैं। तो मैं हमेशा ऐसा एक टॉन्ट मारता हूँ कि यदि आपको 2 साल के बाद घर की घंटी बजे और कोई आके एक मेडिसिन ऑफर करे, खा लीजिए, शाम को हार्ट अटैक आने वाला, तो खा लेना, क्योंकि फेसबुक को तो पता है। फेसबुक को तो पता है। देन योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपने कब किसको पेमेंट किया, कब कैश विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल करके कहाँ गए, क्या किया, लीगल किया, इलीगल किया, सब पता उसको। एंड दे कैन एक्सट्रापोलेट इट टू योर अदर एक्टिविटीज़। फिर आपका नेम, ईमेल एड्रेस, आपका फिजिकल एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं। अच्छा, वो कैसे पता लगता है? अब सोचिए, इसी डेटा से नहीं, निकल अगर रहा, वो मैंने आपने कभी भरा नहीं है, फिर जो भी मैं डेटा बता रहा हूँ इसमें से कोई भी डेटा आपने किसी एडिट बॉक्स के थ्रू कभी नहीं भरा। हाँ। ये चुपचाप लिया जा रहा है, वो कह रहा है मैं लेता हूँ। आपकी लोकेशन चलो निकल गई, क्योंकि IP एड्रेस से वो लिया, एड्रेस जहाँ आप रात गुजार रहे हैं, और एड्रेस इस हद तक पता होता है कि आप यदि 14th फ्लोर या 17th फ्लोर पर हैं तो किस ब्लॉक में, किस घर में, किस हाउस में, सब कुछ पता है उसको। जबकि एक ही लोकेशन पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं, क्योंकि टावर तो एक ही है। तो इतना प्रिसाइज फेसबुक कहता है मुझे पता है। फिर उसके आगे और खतरनाक, वो कहता है कि मुझे आपकी पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ भी पता है, मतलब आपने वोट किसको दिया ये भी मैं जानता हूँ। बोथ इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों कहते हैं। एंड रिलीजियस बिलीफ, हाउ हार्ड, लिबरल, सॉफ्ट यू आर अबाउट योर रिलीजन, वो भी मुझे पता है। सेक्शुअल ओरिएंटेशन, आप, दिस नॉट अबाउट बीइंग मेल और फीमेल, आपका इंटेंस LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति क्या है वो भी मुझे पता है। फिर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये तो सब है ही उसके पास। सो टू सम एक्सटेंट आपको रियलाइज होगा कि ऐसा कुछ बचा नहीं है मेरे फ़ोन में जो उसके पास उसका एक्सेस जीवन की नहीं कुंडली उसके पास है। और यदि आप गूगल का देखेंगे तो इससे ज़्यादा दिखेगा आपको। गूगल 10 टाइम्स, क्योंकि उसका तो OS ही है, हाँ, तो पूरा कंट्रोल है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक ले रहा है या इंस्टाग्राम ले रहा है या गूगल ले रहा है। ऑलमोस्ट कोई भी एप्लीकेशन जो फ्री है आपके फ़ोन में, वो इसीलिए है क्योंकि उसको डेटा चाहिए। क्योंकि इफ एनीथिंग इज फ्री इन योर फोन, और इफ यू आर यूजिंग एनीथिंग फ्री, देन यू आर द प्रोडक्ट। आप अपना कंट्रोल उसको दे रहे हो। इतना डेटा ये लोग क्यों ले रहे हैं? हाँ, वही मेरा अगला सवाल। भी क्या करना क्या चाहते हैं? ऐड दिखाना चाहते हैं आपको। ऐड तो हम टीवी के टाइम से देखते रहे, सुबह से शाम तक लक्स साबुन का ऐड आएगा, दुकान में जाके लक्स साबुन मांग लोगे, आप लाइफ बॉय मांग लोगे, तीसरा पता ही नहीं है क्योंकि ऐड डेटा ही नहीं डाला हमने। जब तक हम दिमाग में डेटा डालेंगे नहीं, आप मांगोगे कैसे? हाँ। तो ऐड दिखाने के लिए तो ये डेटा नहीं लिया जा रहा। ऐड तो वो बहुत पहले से दिखा के हमारा दिमाग चला रहे हैं। दे ऑल आर कलेक्टिंग सो मच डेटा नॉट टू शो यू एडवर्टीजमेंट, आपको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। जैसा डेटा मिलेगा हम वैसे हो जाएंगे। हमारे एस्पिरेशंस, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारी चॉइसेस,
हर चीज उनके हाथ में। हम क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, किसको चुनेंगे, कब किससे शादी करेंगे, कब करेंगे, क्या डर, सब कुछ, पूरी जनरेशन खत्म हो सकती है। एंड इसी डर से चाइना ने वो लॉ बनाया, इसी डर से ऑस्ट्रेलिया ने वो लॉ बनाया, इसी डर से नेपाल में सरकार गिर गई। हम तो देख रहे हैं ना, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके हाथ में चीजें हैं नहीं, और आपको लेगा, ये आपके डिसीजन है। तो अमित जी, इसमें एक रिस्क ये नहीं कि जैसे सपोज एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र हम अमेरिका में कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों के कांड या तस्वीरें उनके पास हैं। अब फर्ज कीजिए कि अमित दुबे ही कल को ये सोचते हैं कि मैं तो चुनावों में खड़ा होता हूँ, वो किसी सरकार या व्यक्ति के खिलाफ लिखना शुरू करते हैं, लोग उनके पीछे आते हैं और वो बहुत बड़े हो जाते हैं। और जिस वक्त सरकार को ये लगा कि अमित जी तो बहुत बड़े हो गए, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो जो डेटा बाजार में डार्क वेब में कहीं पर भी मौजूद है, सरकार उस कंपनी को या वहाँ से उसको संपर्क करती है कि इनके कांड हमें बताइए। और कांड यूँ कहूँ कि हर आदमी की दुखती रख तो होती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमने कुछ ऐसी बातें की हैं, ऐसी चीज़ें की हैं, वो चोरी छिपे हर आदमी कर रहा है। और वो डेटा अगर सरकार एक्सेस कर लेती है और फिर आप तक वो पहुँचाया जाता है कि बताइए क्या करना है इसका, तो आपको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकती है। तो इस मायने में हम स्वतंत्र है कहाँ पर? नहीं, हमें इसमें सरकार का जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो ना, हाँ, ये इससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि सरकार के पास तो बहुत पावर है। बहुत पावर। सरकार तो बिना उसको और डेटा लेके आपको ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो आपको वैसे ही साफ कर सकती है। समझ रहे हो? आप सरकार को हल्का मत समझिए। मतलब सरकार क्या करेगी, आपको सुनेगी, अरे नहीं आप ये कर रहे हो, अभी बताते हैं। सरकार इतनी फुर्सत नहीं है सरकार के पास। सरकार और जो आपके दूसरे दुश्मन है उसमें अंतर। सॉरी, मैं एक बात कर रहा हूँ, फिर अपनी बात कीजिए। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि सपोज जैसे यूं कहूँ कि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जैसे इमरान खान बड़े हुए, या यूं कहें कि प्रशांत किशोर तो बिहार में बड़े हुए, है ना? उसका कारण सरकार नहीं थी, उसका कारण होता है पर्सनल राइवलरी। आप जब तक सुरक्षित हैं, जब तक आपका कोई दुश्मन नहीं है, और जिस दिन आपका दुश्मन है वो सारी ताकत लगा देगा आपको बर्बाद करने के लिए, और फिर तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इट्स नॉट बिकॉज सरकार किसी की दुश्मन नहीं होती, जो किसी का, इसलिए सरकार से आपको कभी खतरा होगा ही नहीं। ओके, आप समझ रहे हो सर? जो हम आम आदमी लोग हैं जिनको डरा दिया जाता है कि सरकार ये कर रही है, उनको कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ता। उनके तरीके, वे ऑफ वर्किंग अलग है, वो मैं अलग बताऊंगा कि हाउ सरकार वर्क्स किसी भी कंट्री में, कैसे सोशल मीडिया या उसका होगा। ठीक है। अब जब मैं कहता हूं कि ट्विटर एक्वायर हुआ इलॉन मस्क ने, तो क्यों किया? राजनीतिक कारणों से, चुनाव जीतने के लिए। बिल्कुल। और सिंपल करके बताओ ना, सीधा लाइन बोलो ना यार। क्यों कोई क्या कहा राजनीतिक कारण? तो चुनाव जीता था, जीत के बात खत्म हो गई। इसका मतलब लोग पूछेंगे ट्विटर से चुनाव जीता सकता? हाँ, ट्विटर से चुनाव हारा भी था। पिछला चुनाव जो उनका जो हारा था वो इसी वजह से था, उसका मैं पूरा रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो आप, सरकार तो इस लेवल पे खेल रही है, पहली चीज। दूसरा जो मैं आपको बताऊं कि जो रेवलरी की मैं बात कर रहा था, यू आर राइट, आपका डेटा जाने अनजाने इतनी जगह पड़ा हुआ है कि जिस दिन कोई दुश्मन हुआ आपके बारे में सब कुछ पता कर लेगा। आप ये इल्यूजन में मत रहें कि आप डिलीट कर लेंगे या मैनिपुलेट कर लेंगे, या वो आपके हाथ में रहा नहीं है। एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन, उनका मुझे कॉल आया, उनको कोई लड़की ने आरोप लगाया मोलेस्टेशन का, तो वो परेशान थे। बोले यार देखो कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट होगा। मैंने क्यों? बोले मेरे से पैसे मांग रही है लड़की, और पहले मैंने उसको एक्स अमाउंट ऑफर किया, मेजर करोड़ों में, छोड़ के चली गई। फिर मैंने और अमाउंट ऑफर किया, फिर छोड़ के चली गई। इतना तो ये नहीं रिजेक्ट कर सकती, इसका मतलब कोई इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, तो पता करो यार इसके पीछे कौन है। मैंने कहा आप इसको जानते कैसे हो? तो उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई कि हम 7-8 साल पहले मिले थे, फिर हमारी नज़दीकियाँ हुई, फिर वो काम भी करने लगी हमारे यहाँ, फिर वो छोड़ के चली गई। अभी पिछले 2 महीने पहले फ़ोन आया तो पैसे वैसे मांगे। मैंने कहा अच्छा। तो हमने जब निकाला गेम प्लान, तो हमें नॉर्म तौर पर लगता है कि सरकार होगी पीछे, ऐसा कुछ नहीं था। उनके खुद का बहुत ही क्लोज वाला कोई था। मैं बड़ा सेंसिटिव सा केस इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वेरी क्लोज नियर बाय, मतलब ऐसा आप डाउट ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ फैमिलीज में, तो एक बंदे ने जो आपके संग नेगोशिएशन टेबल पे बैठा हुआ है, आपके बारे में सब कुछ खोलना शुरू किया। एक साइबर एक्सपर्ट हायर किया, ढूंढो
पिछले 10 साल में कहाँ किससे मिला, किससे प्रॉक्सिमिटी थी, उसमें वो लड़की निकल आई। अब उस लड़की को ढूंढो, लड़की ढूंढ ली, फिर उस लड़की को पैसे ऑफर किए गए, कॉर्नर करो इसको। तो ये तो हो ही रहा है ये केस। वाह, बिल्कुल। जो मैं आप, और ये मैं इसलिए अभी रिवील भी नहीं कर सकता क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी टाइप का है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिस इज सच अ कॉमन थिंग। आपको लग रहा है कि एप्स्टीन का जो मैटर है कोई ये आज ही क्यों खोला गया? हाँ, ऐसा थोड़ी ना था कि ये पता नहीं था पहले से लोगों को, ये तो केस पहले से चल रहा है, वो फाइल्स तो पहले से पड़ी हुई। नहीं पब्लिक आज करेंगे, फिर वो कोर्ट से ऑर्डर आया, क्यों ड्रामे चल रहे हैं भाई? सच को तो छुपाने के, मतलब आप यदि किसी भी सत्य को समय के साथ रिवील करते हो तो वो भी एक आर्ट है, मतलब उसमें भी आप कोई अन्याय कर ही रहे हो। हाँ, यदि मैं आज ही आपको बता दूं तो क्या बुराई है आप में? नहीं, मैं ना 26 जनवरी को बताऊंगा, इसका मतलब है उसमें पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स करो। क्योंकि देन आई हैव सम एडेड एडवांटेज ऑफ रिवीलिंग दैट टू मैनिपुलेट पीपल इन लार्ज स्केल। ये गेम खेला जाता है, और ऐसे और आएंगे। अभी तो खेल शुरू होगा, क्योंकि जब आदमी 70 साल जिंदगी जी लेता है ना, उसकी जिंदगी में 70 पैच तो होते ही है। बिल्कुल। तो ये बताइए अमित जी, आपने कहा कि जैसे हमें लगता है कि सपोज कोई मोबाइल में मेरे फोटो ही थी या कोई व्हाट्सएप चैट ही थी, मुझे लगता है मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन आपके हिसाब से उसके कोई मायने नहीं है, कोई चाहे तो उसे रिट्रीव कर सकता है, तो वो लोग कैसे करते हैं? डिलीटेड डेटा रिकवरी टूल होते हैं, यदि आपके फोन से रिकवर करना है तो हो ही जाएगा। कुछ फ्री टूल्स हैं, लेकिन अगर किसी के पास मेरा फोन नहीं है तो भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि क्लाउड सिंक होगा तो वहां से रिकवर हो सकता है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी होते हैं। होता क्या है, आपके फ़ोन में यदि ऑन एन एवरेज 35 एप्लीकेशंस पड़ी है और आपने बहुत सारा डेटा का एक्सेस उन एप्लीकेशंस को दे रखा है, जिसमें आपकी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, SMS हैं, कॉल डिटेल्स हैं, सबका एक्सेस देते हो आप। अब अंदर जाके सेटिंग्स, प्राइवेसी, परमिशन मैनेजमेंट में जाइए, तो एक तरह से इतना सारा डेटा जो आपका प्राइवेट पर्सनल डेटा है इन सब एप्लीकेशन के पास है। अब आप अपना फ़ोन तोड़ लो, फॉर्मेट कर लो, डिलीट कर दो, पानी में डाल दो, कुछ कर लो, लेकिन वो तो उधर है ना। तो यदि मुझे उसमें से एक भी एप्लीकेशंस के थ्रू मैं वो डेटा एक्वायर कर लूं तो खतरा तो उतना ही बड़ा है आपके लिए। आपने जब एप्लीकेशन फ्री के चक्कर में इंस्टॉल की थी तब सोचा था कि ये खतरा इतना बड़ा है? जब ये किसान आंदोलन वाला केस हुआ, हाँ, तो राजीव सरदेसाई ने एक ट्वीट कर दिया कि एक पुलिस की गोली से एक बंदा मारा गया, कोई झंडा उतारने के लिए चढ़ रहा था ऊपर और वो गिर गया। पाया गया कि नहीं वो तो खुद ही गिर गया था, पुलिस की गोली से तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर दिल्ली जब तक, लेकिन वो ट्वीट वायरल हो गया था, उसका बहुत सारे, तो दिल्ली पुलिस का कॉल आया कि साहब FIR करनी है, ये इम्पैक्ट तो हो गया इसका, तो लेकिन वो ट्वीट डिलीटेड है। तो जो भी चीज़ आप फेसबुक या ट्विटर पर डालते हो वो एक आर्काइव में भी कॉपी हो जाती है। कई सारी कंपनीज हैं जो उसका आर्काइव बनाती, बैकअप लेती रहती टाइम टू टाइम। तो एक आर्काइव में वो ट्वीट मिल गया, मैंने निकाल के एविडेंस के संग सबमिट कर दिया, तो FIR हो गई। तो आप कुछ भी परमानेंटली तो डिलीट नहीं कर सकते। जो लोग बड़े एक्साइटेड होकर कुछ लिख देते हैं ना, अभी एक और सज्जन है जो वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं धुरंधर के चक्कर में, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। आप अपने आप को, जब तक आप चुप हैं आप बुद्धिजीवी लग रहे हैं। सही बात है। जब आप बहुत ज्यादा बोलना शुरू करते हैं तो आपकी कमजोरियां भी झलकनी शुरू होंगी। तो ऐसे में जो लोग दावा करते हैं कि आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट है पूरी तरह से मिटा सकते हैं, मैं कई थ्रेड ट्विटर पे देखता हूं कि ये फॉलो कीजिए और आप कर सकते हैं, नहीं? कई सारे इंस्टा पे रील वायरल होते हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर से किसी की चैट एक्सेस कर लीजिए, उसकी लोकेशन एक्सेस कर लीजिए और उसके 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज होंगे। फ्रॉड है, ऐसा थोड़ा ना होता है। या जो आप बोल रहे हो कि डिलीट करवा दीजिए, हो ही नहीं सकता। मेरे पास कई सारे पुलिस ऑफिसर्स के केसेस पड़े, पुलिस ऑफिसर्स के जिनकी बच्चियों के संग सिमिलर सिचुएशन हुई, उनके रिलेशनशिप थे, उनकी पिक्चर्स थी पर्सनल, और वो हर पोर्नोग्राफिक साइट पर पड़ी हुई हैं। और मुझे रिक्वेस्ट आई कि भाई डिलीट करवा दीजिए। कम से कम 100-150 केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो भी नहीं। और एक जब मैं उनसे लिंक निकलवाता हूँ तो एक व्यक्ति की कम से कम 300-400 जगह पड़ी हुई है, लिंक ऐसे भर के आती है। और हम 50-60 से ऊपर डिलीट नहीं करवा पाते। और 50-60 डिलीट करा भी दोगे तो उससे क्या हो रहा है, क्योंकि वो फिर उतना ऐड हो जाते हैं, वो फिर लोग उसको अलग अलग जगह पोस्ट करना शुरू करते हैं।
तो मैंने पूरा एफर्ट लगाने बंद कर दिया। मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं, मैं कोर्ट ऑर्डर लेके भी भेजूंगा ना हाँ हाँ। तो भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये माइंडसेट बना लीजिए कि यदि आपने आज कुछ ऐसा डिजिटल एविडेंस छोड़ दिया है तो आज नहीं तो कल वो राक्षस बन के सामने आ जाएगा और फिर आपको बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल। इससे पहले मैं अगले सवाल पे जाऊं, इसी का क्लोजर ब्रेक ले लेता हूं। फिर कौन से एहतियात हैं सोशल मीडिया यूज करते वक्त लोगों को बरतने चाहिए, भले वो अपनी पिक्चर को लेकर हो या कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर करने को लेकर हो? आज आपने देखा है कि लगातार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि आप किसी पुलिस थाने में गए और पुलिस ऑफिसर ने बदतमीजी कर दी और किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वो सस्पेंड हो गया। ठीक है। किसी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए, किसी ने वीडियो बनाया, उसने बदतमीजी की, चिल्ला चोट मचाई, वो सस्पेंड हो गया। टीचर पढ़ा रहा था, सस्पेंड हो गया। बहुत हो रहा है। हाँ। उस वजह से एक डर बनना शुरू हुआ कि सब अब आप देखते हो कोई कैमरा सीसीटीवी है ना। एक सज्जन थे, वो एक लेडी थी, वो नोएडा के अंदर सिक्योरिटी गार्ड से गाली गलौज करने लगी। हाँ। उसका वीडियो बन गया सीसीटीवी से, गालियां दे रही है, बहुत ही अब्यूसिव। अब वो जिंदगी भर उसके संग रहेगा। उस समय तो आपने एक इमोशनल आउटबर्स्ट निकाला होगा, शायद आप उतने बुरे होगे भी नहीं। कई बार आदमी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन अब परसेप्शन दुनिया का ऐसा बनेगा कि ये तो ऐसे ही, और उसको आप मिटा ही नहीं सकते। ना आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते हो, ना एमपी, ना पार्षद, ना सोसाइटी में रह सकते हो। आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। इट हैज हैपेंड। कई लोग घर छोड़ के गए, शहर बदल लिया, देश बदल लिया, तो क्योंकि अब वो नहीं मिट सकता था। आप बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, हालांकि थोड़ा सा पता नहीं कितना रेलेवेंट है, लेकिन मुझे हंसी भी आ रही है कि एक बड़ी पार्टी के नेता है, वो टीवी डिबेट में बैठे थे, तो शायद उन्होंने नीचे ट्राउजर नहीं पहना था। हाँ। तो वो तस्वीर टीवी पर आ गई। अब मैं देखता हूँ जब भी किसी चर्चा में जाता है, मैं पॉइंट रखते हैं, सामने वाला काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर यही उन्हें एक तरह से शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो पैंट भी नहीं पहनते हो। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि आपको हॉन्ट करती रहेगी, जिंदगी भर हॉन्ट करेगा। अब एक गलती थी छोटी सी, लेकिन हाँ। इतनी बड़ी, आपको जिंदगी ऐसी जीने पड़ेगी। अब जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो ना, उसको भी उसी कॉन्शियसनेस के संग यूज करना कि यदि आपने कुछ भी ऐसा छोड़ दिया तो उतना ही हॉन्ट करने वाला है वो, जितना आप सीसीटीवी से डर के बिहेवियर करते हो ना, डिसिप्लिन में आके कि हाँ साहब ओके थैंक यू सो मच, क्योंकि सीसीटीवी देख रहा है। आप मिस आ रहे हो, गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप नहीं निकालते, क्योंकि पता है कि आप गुस्सा निकालोगे, उसने रिकॉर्ड कर लिया, फिर आदमी नहीं देखेगा कि आप कौन थे। ये देखिए आप बदतमीजी करता हुआ आदमी, कॉलर पकड़ ली इस बंदे ने, उसकी नहीं सुनाई देगा, आप उसकी बीप कर देगा, आपकी बात सब सुनाई देगी, फिर वो जैसा चाहे वैसे नैरेटिव सेट कर देगा। सही बात है। सो इसलिए इस खतरे को देखते हुए मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट हैज हैपनिंग, ये सब सामने हो रहा है। नहीं, लेकिन अभी जी इसमें एक चीज जो और आ गई है ना, पहले तो ये था कि आपने जो किया है, आपकी जो तस्वीर है, वो कोई आपको धमकी दे रहा है कि मेरे पास है, मैं वायरल कर दूंगा। लेकिन जब से एआई आया है, तब से तो उसी तरह की हूबहू नकली तस्वीर भी मैं आपकी बना सकता हूँ। और बहुत सारे लोग जो तकनीक से वाकिफ नहीं है, उसे डर भी जाते हैं कि अरे ये क्या, ये तो मैं ही लग रहा हूँ। तो वो खतरा कितना बड़ा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं अभी? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है, और मुझे इस तरह के केसेस भी लगातार आ रहे हैं, स्पेशली लड़कियों को लेकर कि मेरी एआई से डीप फेक ऑब्सीन वीडियोस बना दी और वो वायरल कर रहे हैं। लड़के बदमाश हैं, कर दिया। कोई केस बताइए सर। एक अभी यही था, पंजाब के चंडीगढ़ के किसी कॉलेज का केस था। तो उसमें एक लड़की का आया कि वो वीडियो छोटा सा डीप फेक था, मतलब वो किसी और लड़की का था, वो फेस स्वैप करके लोग कर देते हैं, पर इट लुक सो रियल कि वो जस्टिफाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाले तो मजे ले रहा होता ना उसके। सही बात है। तो वो शी वाज इन डिप्रेशन। तो मैंने कई काम करते हैं, मैं भी अपना फेस डाल के सेम वीडियो बना के वायरल करता हूँ। 4 और वायरल कर देते हैं। हाँ। तब तो लोगों को लगेगा कि ये झूठी है, झूठी है, ये तो किसी का भी वैसे बन जाता है। हाँ। सो जोक्स अपार्ट, बट सामने वाला जिस ट्रॉमा में रहता है, उसको इतनी आसानी से उससे बाहर निकलना संभव नहीं होता। सही बात। मेरा मानना यह है कि 2 चीज़ें स्पिरिचुअल एंगल से मैं हमेशा एनालाइज करता हूँ। ये मान के चलिए कि आपका सारा डेटा बाहर है, पहली चीज़, इफ़ यू नो दिस यू आर सेफ। और दूसरा, आपको निडर होना सिखाना पड़ेगा मुझे। आप क्यों डरे? क्योंकि आपका वीडियो किसी ने बना दिया, मैंने कहा आप मेरा बना के डाल दो। आपका डर क्या है? क्या मेरी बेइज्जती हो गई, पर्सन हो जाए? 84 लाख करोड़ योनियों के बाद आप इसलिए पैदा हुए थे इंसान से, ये वीडियो बन जाएगा तो आप सुसाइड कर लोगे, आपकी इज्जत चली जाएगी। आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य इतना छोटा तो हो नहीं सकता कि आप इससे डर जाएं। अपनी लाइफ के आयाम बड़े कर लो पहले तो। जैसे आप निडर हो गए और कॉन्फिडेंट हो गए ना, लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें मेरा एक थोड़ा अलग मत है, वो आप बताइए, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आप अगेन जैसे जीवन दृष्टि भी हर चीज़ में आप देखते हैं।
जैसे मैं ये कहूँ कि अमित जी, हम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत सारी अनैतिक बातें भी आदमी के दिमाग में आती हैं, लेकिन किसी भी आदमी के चरित्र का मूल्यांकन आप इस आधार पर नहीं कर रहे हैं कि वो सोच क्या रहा है, आप इस चीज़ पर कर रहे हैं कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि दिमाग है, चीज़ें तो आएंगी, और यही इंसान का काम भी है कि वो बुरे विचारों को दबाता है कि नई चीज़ ठीक नहीं है। आपको नहीं लगा सोशल मीडिया बिहेवियर भी इस सेंस में ऐसा ही है कि सपोज अगर मैं आपसे कोई एक निजी संवाद कर रहा हूँ दोस्त के नाते, चूंकि हम दोस्त हैं, मैंने आपसे कैसी भी बात कर दी, और मैं नहीं चाहूंगा कि पब्लिकली किसी को पता चले मैं अपने दोस्त से ऐसा बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी चैट हैक करके उसको पब्लिक करता है, कोई भी ऐसी मेरी निजी चीज़ पब्लिक करता है जो मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लग रहा कि ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है? ये तो ऐसी है कि कल को अगर कोई ये टेक्निक आ गई जो ये बताए कि अमित जी ने जब उस लड़की को देखा तो क्या सोचा, या अमित जी वहाँ बैठे थे तो क्या सोच रहे थे, और फिर कोई आपकी सोच जो है वो उसको विजुलाइज करके पर्दे पे दिखा दे और आपको कहे कि देखिए आप तो कितने घटिया आदमी तो ऐसा सोचते हैं, तो ये तो आपको नहीं लग रहा कि खतरनाक बात आपने सवाल और आंसर दोनों दे दिए। हाँ जब मैंने अपना पिछला आंसर दिया ना, हाँ तो मैं ये फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव देख के दिया था। हाँ मैंने कहा मैं आज के लिए आपको नहीं बचा रहा हूँ, मैं अगले 10 साल का थ्रेड देख रहा हूँ। आज आपको लग रहा है कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल ये होगा एआई से कि आपका पूरा साइकोलॉजी वायरल हो जाएगी। हाँ जो आप बात करो ना, तो एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र के, एडीजी रैंक ऑफिसर, उनका एआई में बड़ा इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो एक दिन मैं बैठा था मुंबई में, तो उन्होंने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट दिखाया। बोले अमित जी मैंने बहुत सारे नेताओं की प्रोफाइलिंग कर ली उनके सोशल मीडिया डेटा के बेस पर एआई के थ्रू। अब मैं जो भी पूछूंगा वो नेता क्या जवाब दोगे वैसा एआई दे देता है। तो मैंने कहा चलो टेस्ट करता हूँ। तो हमने कुछ उस समय कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे थे, उस बेस पर एआई बेस्ड प्रोफाइल्ड नेताओं से ओपिनियन मांगी। उनकी लैंग्वेज तक वैसी थी। अरे बाप, ओपिनियन तो मुझे पता था कि वैसे आएगी, हम तो जानते हैं, लेकिन लैंग्वेज तक वैसी थी। मतलब कैसे सरकास्टिक मारे, कैसे, तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही खतरनाक। ये आपने किस में देखा? सॉरी मैं मिस कर गया। ये आपने एआई प्रोफाइल की है। अच्छा। हम लोगों ने एआई फाइंड, जैसे आपका सोशल मीडिया पे बहुत सारा डेटा है, ठीक है, मैं एआई को देकर आपकी साइकोलॉजी प्रोफाइल कर लेता हूँ। अब आप एक नेता है, अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो जो एक्चुअल नेता बिहेव करेगा या जैसा रिएक्ट करेगा वैसे ये एआई करेगा, उस ओपिनियन को वैसा बता देगा। नाउ दिस बिकम्स मच मोर स्केरी इफ इट इज़ फॉर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके ऊपर ओपिनियंस हैं, या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है क्या कैसे हैंडल होने वाली है। तो ये खतरे तो हैं ही आगे। आप जितना डेटा देते जा रहे हैं आप अपने बारे में उतना ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं, लोग उतना जान जाएंगे। जैसे पहले हम लोग जब पासवर्ड हैक करते थे तो हमें नहीं पता क्या पासवर्ड क्या रखेंगे, तो एक टेक्निक आती है ब्रूट फोर्स, कि मैं रैंडम कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा और एक क्रैक हो जाएगा। 6 कैरेक्टर का पासवर्ड है, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है, तो जितने पॉसिबिलिटीज हैं उतनी मैं कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा। फिर एक टेक्निक आई डिक्शनरी अटैक, कि जो फ्रीक्वेंटली यूज पासवर्ड हैं उसमें से ट्राई कर लेते हैं। फिर एक टेक्निक आई एआई बेस्ड डिक्शनरी अटैक, वो क्या करती है कि आपके जितने पासवर्ड लीक्ड हैं अलग अलग जगह पड़े वो निकाले। फिर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, बच्चे, पेट का नाम, इसका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब निकाल लिया। फिर देखा कि जो पुराने पासवर्ड का पैटर्न है वो क्या है। अब एआई ने आपके अगले 50 पासवर्ड प्रेडिक्ट कर दिए कि अब ये ऐसे रखेगा कोई, और उसमें से कोई एक ट्राई करोगे वो हो जाता है, पक्का निकल जाएगा, क्योंकि अब आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से पासवर्ड निकाला जा रहा है। सो इट इज मच मोर एफिशिएंट, इफेक्टिव। ये तो पासवर्ड के लिए है। सोचो और आपकी लाइफ की जो निर्णय है वो तक मैं पहले से पता कर सकता हूँ यदि मेरे पास आपका बहुत कुछ हिस्टोरिकल डेटा है। तो ये खतरे इस हद तक जाने वाले हैं। तो अभी तो एक वीडियो से डर रहे हैं, डरना ही नहीं है ना। मैं तो वही खत्म कर देना चाहता हूँ प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो हो गई, मैं नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते। आज एआई जिस तेजी से बढ़ रहा है और फिर मेटावर्स में भी हम उतर ही जाएंगे, दिस इज गोइंग टू हैपन। लेकिन इसमें मेरा अगेन फिर एक सवाल जो जिसमें थोड़ी मॉरलिटी बैड है कि सपोज एक लड़की की बात कर लूं कि वो नहीं चाहती कि उसे सर्टेन तरीके से दिखाया जाए। जैसे सपोज कुछ लोग बहुत छोटे कपड़े नहीं पहनते क्योंकि उनके हिसाब से ऑप्शन है या मर्यादित नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते दुनिया उसको उस रूप में देखे। लेकिन अगर मैं एआई के जरिए मैं या कोई भी एआई के जरिए उस लड़की को बहुत छोटे कपड़ों में दिखा दे, या आजकल इस तरह के ऐप भी आए हैं और मुझे समझ नहीं आता सरकार उस पर रोक क्यों नहीं लगाती, किसिंग ऐप है एआई में, कि वो कहते हैं कि आप किसी भी लड़की की पिक्चर लाइए और आपको वीडियो बना के दे देगा कि आप लोग आपस में किस कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो दोनों का आपस में रिश्ता है तो उनको ऐसी ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उस यूथ को टारगेट कर रहे हैं जो अपने आप को किसी के साथ इमेजिन करना चाहता है। लेकिन क्या दूसरे आदमी की भी सहमति है कि वो इस तरह की वीडियो में आए कि नहीं आए? तो क्या ये उसकी निजता का हनन नहीं है? और अगर निजता का हनन है कि उस तरह से पब्लिकली दिख रहा है, तो क्या इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए? समय के संग निजता की परिभाषा बदल जाएगी।
पहले निजता की परिभाषा आज से 50 साल पहले कुछ और थी, 25 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और है और अगले 25 साल बाद कुछ और होगी। यदि मैं आपको बिना कपड़ों के देखना चाहता हूं तो वो मेरी चॉइस है, मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं उस फोटो को बाद में डाल दूं फिर? वही मैं आ रहा हूँ, अभी उतना तो आपने मुझे राइट दे दिया ना, अभी मुझे ये राइट तो है देखने का कि मैं देख सकता हूँ। हाँ। आपको चूंकि सरफेस वेब पे एक ऐप दिख गई जिसमें वो किसिंग वीडियो बना देते हैं तो आपको लग रहा है यही फाइनल है। नहीं, ऑलरेडी हजारों ऐप हैं जो आपको कुछ भी करके दिखा देंगे, ऑलरेडी है। किसिंग तो इसलिए क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, पर इसके बियॉन्ड भी वो सारी चीजें हो रही हैं। बताइए। पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर भर भर के AI कंटेंट है, सबको पता है। तो आप पहली चीज तो अपने दिमाग से ये चीज हटा दें कि कोई सरकार इसको रेगुलेट कर सकती है, ये संभव ही नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं। यदि टेक्निकली पॉसिबल होता तो सबसे पहले डार्क वेब बैन होता, बट डार्क वेब तो $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है, वो टेक्निकली पॉसिबल, इसलिए बता रहा हूं। दूसरा, रेगुलेट करते हो आप, बैन कर दो। बैन क्या करते हो आप? PUBG बैन कर दिया तो लोग PUBG खेलना बंद कर दिए क्या? खेल रहे हैं आज भी। VPN इस्तेमाल करो और कर लो, कुछ भी खेल लो, क्योंकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपने पोर्नोग्राफिक वेबसाइट बैन कर दी तो क्या नहीं देख रहे क्या लोग? कोई भी कानून और कोई भी बैन शरीफों के लिए होता है, बदमाशों के लिए तो नहीं होता है। जिसने करना है वो तो करेगा ही। तो आप पहले तो इस तरह के सॉल्यूशन से बाहर आ जाएं कि हम सरकार करे। सरकार क्या कर लेगी यार? ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सरकार की नहीं है। आप सब कुछ रेगुलेशन से, जैसे आज मैं आपको किसी की निजता का हनन आपको नहीं लग रहा है? निजता का हनन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया ने टीनेज बच्चों के लिए इंटरनेट बैन कर दिया, भारत में करते हैं, हो जाएगा? नहीं। समझ रहे हो ना आप? इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो जहां तक निजता के हनन की बात है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि निजता की हनन भी, और सिर्फ निजता नहीं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं फिर हमें मार्केट में लाने पड़ेंगे जिसमें किसी एक कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को अलग तरीके से देखा जाता है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरे तरीके से लिया जाता है। आज आप रामचरितमानस को जला दीजिए, क्या हो जाएगा? बहुत कुछ नहीं होने वाला। मनुस्मृति को लोग हर दिन जला रहे हैं, किसी दूसरे धर्म की किताब उठा के जला के देखिए, कह के देखिए आप। यही देश है ना, सही बात, और यही दुनिया है, ये है अंतर। इसी चर्चा को मैं थोड़ा एक और पॉइंट आगे लेके जाता हूँ। जैसे हमने कहा हम परवाह नहीं कर रहे हैं, हमें पता जनता बड़ी बुद्धिमान है, तो इस चर्चा को और आगे लेके जाते हैं। इसी पॉइंट को मैं आगे इस रूप में लेके जाता हूँ कि आज पूरी दुनिया में एक नैरेटिव वॉर तो चल रहा है। हर आदमी कह रहा है कि जो मैं मान रहा हूँ वो ठीक है, और ये ठीक है इसको मैं सही तरह से साबित कर दूंगा, भले किसी से ट्वीट करवा के, किसी वीडियो से। अब मैं कह रहा हूँ कि इसी में अगर हम AI को ऐड कर दें, वो ये दिखा देता है कि अमित जी के मुंह से मैं फलां बात बुलवा रहा हूँ कि फलाना नेता बड़ा बुरा या फलाना रिलीजन बड़ा बुरा, जबकि अमित जी ने तो ऐसा कहा नहीं। अब अगर मुझे किसी को अमित जी के खिलाफ भड़काना है तो मैं अपने ग्रुप में अमित जी का वो वीडियो वायरल कर देता हूं कि देखिए अमित जी क्या कह रहे हैं। और चूंकि इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, हर आदमी के पास ना तो मानसिक स्तर है और ना इतना वक्त है कि वो फिल्टर आउट कर सके कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये नैरेटिव वॉर जो है वो और ज्यादा ब्रूटल होने वाला, खतरनाक होने वाला? पहली चीज ये। और दूसरी चीज जो मुझे भारत के समाज के संदर्भ में ज्यादा खतरनाक लगती है कि जहाँ पर मैं ये कहूँ कि हम बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं, हमारी सेंसिबिलिटीज़ बाकी वेस्ट के मुकाबले अभी भी बहुत, कह सकते हैं कि हम थिन स्किन्ड है, उस तरह थिक स्किन्ड नहीं है। तो जहाँ पर लोग इतने सेंसिटिव है चीज़ों को लेकर और इतनी आउटपोर है इन्फॉर्मेशन का, और उसमें इतना फेक न्यूज़ और उसमें AI भी ऐड कर दें, तो आपको नहीं लग रहा कि ये समाज का जो फैब्रिक है उसको संभालना भी एक लेवल पे चैलेंज है? पहली चीज तो जो थिन और थिक की बात है, मैं ऐसा नहीं है कि हम लोग थिन स्किल्ड हैं, हम लोग कुछ चीजों को लेकर थिन स्किल्ड हैं और कुछ चीजों को लेकर हम आंख बंद करके सोते रहते हैं। हाँ। मैं सच बताऊं, हर जायज मामले को लेकर हम कुछ चीजों को लेकर पूरी दुनिया में थिन होंगे लोग, सेंसिटिव हो जाएंगे और हमें फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये बहुत बढ़िया बात कही हमने। हाँ। है ना, यहाँ AQI कितना भी हो जाए हम चलो, हाँ। मर ही जाएंगे जिस दिन, तो उसके शायद जागे। बाकी ऐसा होगा कि यदि इंग्लैंड के अंदर AQI 10 के ऊपर निकल जाए, 50 के ऊपर, तो छुट्टी हो जाती है, उस दिन छुट्टी हो जाती है। सो अब थिन कौन है फिर? हाँ। हम तो थिक होके बैठे हुए हैं। वो तो मैंने कहा, हमने जितने जेन्युइन मामले हैं उनमें हम थिन और थिक की परिभाषा भी कह रहा हूं, समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती है। आप किसी को वैसा मत मानो। हम किन चीजों को लेकर थिन है? बेवकूफ वाली चीजों को लेकर हम थिन है, जिनसे हमारी जिंदगी का कोई लेना देना एवोल्यूशन नहीं हो रहा। मतलब एटलीस्ट उन चीजों जिससे आपकी जिंदगी ऊपर जा रही है यार। सही बात, फालतू की बकवास में लगे रहेंगे हम। हाँ। तो उसको लेकर
इतने इमोशनल हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, बवाल हो जाएगा, फिर जरा सोचेंगे यार हमने कर क्या दिया, क्यों किया, व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव इट, नथिंग। मैं इस मामले में हमेशा एक बिजनेसमैन की सोच के हिसाब से चलता हूँ कि देखो हमेशा आप देखा चलो रिटर्न क्या है, जब कोई एफर्ट आप लगा रहे हो बहुत अच्छी बात की। उसका फायदा क्या मिल रहा है आपको यार, और यदि नहीं मिल रहा तो क्यों कर रहे हो। पर नहीं, ये जो मेंटेलिटी है भारत में, यू आर राइट, कुछ चीज़ों को लेकर बड़ी बेवकूफ़ी की हद तक लोग सेंसिटिव हैं। अब मैं आपने जो कि मेरा एग्जाम्पल दिया कि मेरा एक वीडियो AI पर वायरल होता है और उसमें कुछ कहा गया जो आपने नहीं कहा। मुझ तक, इंडिया इतना बड़ा देश है कि मुझ तक तो लोग बाद में पहुंचेंगे, परसेप्शन और डिसीजन और जजमेंट पहले हो जाएगा, हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमित दुबे था कौन, उसने ऐसा बोला, जो भी था मेरा दुश्मन, बात खत्म। ये वाला रिएक्शन तुरंत आता है, किसी को फुर्सत नहीं कि उसकी बैकग्राउंड चेक करे कितना। ऐसा होता है आज भी, जब वीडियोज़ में छोटी छोटी क्लिप्स आती है ना, क्लिप, तो कई बार पूरा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता था। अब मैंने एक स्टेटमेंट मार दिया कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। अब वो वीडियो वायरल हो रहा है, अब नीचे कमेंट आएंगे, अरे सर कुछ भी बोलोगे आप, ऐसा करोगे वैसा। उसको पता नहीं कि इससे पहले मैंने क्या दिखाया हुआ था, वो इससे पहले मैंने गूगल पर दिखाया हुआ था, कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये लाइन बोली, बट देन नोबडी हैज़ दैट टाइम। ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है और मुझे इसलिए डर है कि हम इसको रोक नहीं सकते। आज AI को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि यदि डीप फेक कंटेंट है तो आप वाटर मार्किंग कर दीजिए, लिख दीजिए कि ऊपर डीप फेक है। कम से कम लोगों को ये तो पता रहे कि ये डीप फेक है एंड दे कैन यूज इट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। कौन सा नेता नहीं है जिसकी डीप फेक वीडियोज़ नहीं बने, फनी बने हैं, ऑब्सीन बने, सब कुछ चल रहा है मार्केट में। कुछ लोगों को तो वो सही लगते हैं, हाँ, ये और मैंने उसकी कहा। ओपिनियन बदल जाती। हाँ। एक नेताजी आए मेरे पास चुनाव के पहले, बोले यार मेरा एक वीडियो है उसमें मैं किसी महिला के संग आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा हूँ, उसको एनालाइज करके बताओ यार ये डीप फेक है, तो आप इस पर एक सर्टिफिकेट दे दो तो मुझे टिकट विकेट मिल जाएगा। मैंने कहा भेजो सर, मैं लैब से टेस्ट करा लेता हूँ। मैंने लैब को दिया तो टीम ने हर फ्रेम एनालाइज किया उसका। अगले दिन सुबह रिपोर्ट दी, साहब सही है, तो डीप फेक नहीं है। तो मैं नेताजी को बोला मेरे सर ये तो सही वीडियो है। बोले हाँ यार मुझे पता है सही है, पर तुम डीप फेक का सर्टिफिकेट दे दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो टिकट मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब मैं फंस गया धर्म संकट पर। मैं सर वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे बोले कुछ नहीं होना, कोई कोर्ट कचहरी थोड़ा होना, एक सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हारा रेपुटेशन है, लोगों को सवाल नहीं होगा। अब मैं बेचैन, मैंने अपने सारे IPS ऑफिसर दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा ये तो बहुत प्रेशर बना रहे हैं। बोले ना गलती से ही मत दे देना, सही बात। कल के दिन वो महिला कोर्ट में चली गई तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म, वो तो टेस्ट हो जाएगा वीडियो। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनको अनुनय विनय के संग मैंने कहा साहब मैं तो नहीं दे पाऊंगा एंड आई एम सो सॉरी, ऐसे करके। तो नाराज़ हो गए मेरे से। उसके बाद उनको टिकट मिल गया, वो जीत भी गए। कभी किसी जगह टकराए तो वो नहीं टकराए, उनका कोई पार्टी जो कार्यकर्ता बंदा था वो मुझे मिला। तो मैंने उससे बात की, मैंने क्या हुआ फिर, किसी ने दे दिया था सर्टिफिकेट? ऐसी कैजुअली पूछा। बोले साहब फिर हमने क्या किया, हमने जो वीडियो था ना उसमें कुछ डीप फेक कंटेंट ऐड कर दिया और फिर उस वीडियो पर डीप फेक सर्टिफिकेट ले लिया। वाह क्या बात है, क्या वाह, आप देख रहे हो तो क्या लॉ लगा लोगे आप? सही बात है। आप बनाओ कानून, जिसने करना है वो पहले उसको कैसे ब्रेक करना है सीख के आएगा। मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया आपको, आज की डेट में उस पर वाटर मार्किंग भी लग गई ना, उसके बावजूद भी काउंटर तरीके होंगे जो वो हटा के वायरल कर रहे होंगे व्हाट्सएप पे, जहां पर बता नहीं पड़ता कि सोर्स क्या है। आज व्हाट्सएप पे कोई वीडियो वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप बताते नहीं कि सोर्स क्या है, सोर्स क्या है। अरे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, अरे यहाँ जान पे आ गए लोगों के, दंगे हो गए यहाँ पर लोग, वो बताएगा नहीं। तो आप पकड़ ही नहीं सकते ना किसी को। और जब तक डर नहीं होता ना, अनुशासन नहीं आता, लोग करना इसीलिए नहीं छोड़ रहे, उन्हें पता है कि डर ही नहीं है। डर ही नहीं। सो जो होना चाहिए बेसिकली वो डर स्टैब्लिश होना चाहिए कि भैया देखो यदि ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे हम। यही डर के लिए सरकार को मॉनिटरिंग जरूरी है, क्या जो बहुत जरूरी है, आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। जो लोग बार बार कहते हैं सरकार यदि नहीं करेगी मॉनिटरिंग तो आप सुरक्षित कभी रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। और जब ये मैं सारी बात आपसे कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अभी जो बांग्लादेश में दीपू चंद्र जो एक हिंदू के साथ हुआ,
कि उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने ऐसे ऐसे कुछ कहा है। वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बाद में पता चला जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए झूठा इल्ज़ाम लगाया और उसको बाद में मार दिया। अब मैं यहीं पर एआई की बात कर रहा था कि वो सबूत है कि कुछ नहीं कहा, उससे जुड़ा कोई बयान नहीं आया, फिर भी आपने एक उन्मादी भीड़ के उसके सामने सौंपा और उसकी हत्या हुई। अब अगर इसी शख्स का किसी का वॉइस सैंपल है तो बड़ी आसानी से उसे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। और जहाँ पर लोग इतने रिएक्शनरी हैं या इतने अतिवादी हैं कि वो तार्किक तौर से सोच नहीं रहे, वो वहाँ कहाँ समझेंगे कि वीडियो एआई है क्या है। आपको नहीं लग रहा कि इसके बाद तो मैं किसी भी स्केल पर कुछ भी कर सकता हूँ? मेरी चिंता ये है। आपने देखो फिर वही सवाल ही पूछा और जवाब भी दिया। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो एआई वीडियो है या प्रॉब्लम वो भीड़ है जो अतार्किक है? हाँ। उस वीडियो, आज उसने वीडियो को लेकर डिसीजन लिया तो है। अमित जी, जैसे हम कहते हैं ना कि कल वो चीज अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, उसका इस्तेमाल प्रॉब्लम है। नहीं, ये भीड़ इतनी बेवकूफ है कि वो फेसबुक पर एक मैं झूठा स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा ना तो उस पर ट्रस्ट कर लेगी। मुझे डीफेक तक जाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये भीड़ की बेवकूफी है। भीड़ है ही ऐसी। माई पॉइंट इज कि यू डोंट नीड एन हाईटेक वे ऑफ प्रूविंग दैट दिस पर्सन इज डूइंग दिस। आप बड़े नॉन टेक तरीके से भी बोल दोगे ना, 4 फोन कॉल भी चलेगा ना, अरे उस बंदे ने ऐसा किया है। वो जब जूलियस सीजर की डेथ हुई और ब्रूटस ने उसको लास्ट चाकू मारा, तो उसके बाद एक कवि था ब्रूटस, वो भीड़ में निकल रहा था और किसी ने उन्मादी भीड़ में से किसी ने कहा ब्रूटस, और भीड़ ने उसको मार दिया। किसी ने पूछा नहीं कौन ब्रूटस है, ये वो वाला ब्रूटस है, दूसरा है क्या, वो एक पोएट था। आपको एआई की जरूरत ही नहीं होती है। तो सॉल्यूशन हम एआई रोक भी लेते हैं, चलो तो नहीं होगा क्या ये, या इससे पहले नहीं हुआ क्या? ये होता रहा है। इससे पहले भी साधुओं को मार दिया था महाराष्ट्र में, बच्चा चुराने का हल्ला करके, बिल्कुल। और जगह 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 हुआ। माय पॉइंट इज दिस कि हमें सोसाइटल चेंजेस चाहिए हैं। हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पर कितना भी कर लेंगे ना, ये सोसाइटी ऐसे ही रिएक्ट करेगी। मुझे डर ये है। आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं सहमत करता हूं। मैं ये इस बात को निकाल नहीं रहा कि इससे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक चलो 1% में डाउट कर लूं कि इमेज तो यार फेक होगी, वीडियो पे नहीं करूंगा। एंड द डीप फेक इज सच अ रियलिस्टिक वीडियो जिसमें वो और हॉरिफिक तरीके से दिखा दे कि आदमी गाली गलौज करके उसने किसी का अपमान किया है, किसी धार्मिक बुक का या उसका, तो और खोलेगा खून। दिस विल हैपन, दिस विल डेफिनेटली हैपन। बट अगेन द सोल्यूशन इज नॉट टू स्टॉप द टेक्नोलॉजी, बिकॉज हम वो कर ही नहीं पाएंगे स्टॉप। सोल्यूशन इज कि हमें लोगों को कैसे सचेतन बनाना है। यार तुम बेवकूफ हो क्या? कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर? आप मुझे बताइए, बांग्लादेश में आज की जिसमें जो स्थिति है, किसी की हिम्मत भी हो सकती है बोल जाए? क्या इससे पहले नहीं मारे गए लोग घर में घुस घुस के? रेप नहीं हुए क्या? क्या आप, लेकिन कॉमन सेंस तो नहीं यूज करना ना लोगों। कि आपके चेहरे में ऐसी कौन सी वल्गैरिटी है कि आप उसको छुपाना चाह रहे हो स्वेच्छा से? मतलब इतना या तो बुरा लगता है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या क्या कारण क्या है? मुझे एक कारण बता दो। बड़ा अच्छा बोला। बिल्कुल। पर आप देखिए सामने वाला उसको भी डिफेंड कर रहा है, क्योंकि वो इस हद तक बायस्ड ओपिनियन लेके बैठा हुआ है कि उसको कॉमन सेंस से वो साइड में क्या है। हर आदमी बेसिकली अपने एल्गोरिदम का शिकार है ना? वो कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहा ना। कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। जिस माहौल में रह रहा है वो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है, जैसे आपने कहा कि आप वो अपने डेटा की ही कह सकते हैं कि उसको बनाए। ये तो अभी जब हमने बात की एक निजी चुनौतियों की एआई के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, लेकिन जब मैं बड़े संदर्भ में देखता हूँ और नेशनल लेवल पे जो चैलेंज देखता हूँ तो वो ज़्यादा डराने वाले लगते हैं। जैसे कि आपने भी कई बार इसका जिक्र किया कि जो हैकर्स हैं, जो बाहर ग्रुप बैठे हैं, अगर वो पावर ग्रिड आपका फेल कर दें, आपके हॉस्पिटल्स पे अटैक कर दें, आपकी अभी एयरलाइंस पे भी हमने देखा कुछ ऐसा हुआ, हालांकि डीजीसीए ने डिनाई किया लेकिन उसमें भी शक था। ये अपने आप में कितने बड़े हैं और हम कितने तैयार हैं? क्योंकि अगर चीन की हम तैयारी देखते हैं तो बहुत आगे है। और शायद, और दूसरा मेरा चिंता ये है कि जो हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो खुद हमारा नहीं है। मसलन जब लेबनान में जब इजराइल ने किया पेजर अटैक, तो मेरी सबसे बड़ी चिंता या बहुत सारे लोगों की चिंता ये थी कि हम 90% से ऊपर जो मोबाइल हैं वो चाइनीज़ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या उस तरह की हरकत चीन भी कर सकता है? तो ये जो थ्रेट है सर, इसके बारे में हमें बताइए, कितना बड़ा चैलेंज है अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर? अच्छी चीज़ पता क्या है? कि चीन हमारा दुश्मन है, क्योंकि चीन बेवकूफ़ नहीं है। दुश्मन यदि अक्लमंद है ना तो ऐसे खतरे कम होते हैं। दुश्मन यदि बेवकूफ़ है तो ऐसे खतरे ज़्यादा होते हैं। कंपेयर पाकिस्तान और चाइना के स्टैंड देखता हूँ। हम सब बार बार कहते हैं कि चाइना की तो साइबर आर्मी है,
चाइना तो कुछ भी कर सकता है ही, इकॉनमी इतनी आगे है, पैसा है, पैसे तो आप रिसर्चेस कर लो, क्वांटम में उसने करीब $15 बिलियन पंप कर दिया है, इंडिया ने $1 बिलियन नहीं किया। तो द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द लेवल ऑफ एफर्ट्स कोई भी लगाएगा तो वो आगे निकलेगा ही, हर चीज़ में निकलेगा, ऑफेंसिव हैकिंग में भी निकलेगा। और यदि इतना आगे है और उसको ऐसा लगता है कि इंडिया को बर्बाद करके ही वो आगे बढ़ेगा, तो अभी तक कर दिया होता, वो रोक लेता। वो पैसे जो डर आपको है चाइना से, वो डर नहीं रहते, वो निकल होकर एग्जीक्यूट हो जाता। वो कौन उसको क्या कर लेगा बताओ, वहां दूर बैठ के कर लेगा। नहीं कर पा रहा, उसके दो कारण। पहला कि वो बेवकूफ़ नहीं है, और दूसरा हम भी हल्के में नहीं हैं। हमारे ऊपर 15 लाख अटैक हर साल होते हैं, पर एक या दो न्यूज़ में आते हैं जो सक्सेसफुल दिखते हैं, बाकी तो रोकते ही है ना। चाइना के ऊपर भी होते होंगे, यूएस के ऊपर भी होते हैं। चाइना अकेला हमारे ऊपर नहीं करता, बाकी जगह भी करता है, पर इसलिए नहीं करता कि वो डिसरप्ट कर दे, इसलिए करता है कि मैं अपनी सेफ्टी, अपनी डिफेंस सिस्टम, अपनी जियोपॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लूँ। तो वो आम आदमियों से ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम्स, डिफेंस सिस्टम, रिसर्च सिस्टम वहाँ घुसने की कोशिश करेगा, वहाँ बैकडोर डालने की कोशिश करेगा। उसको तुम्हारी एयरलाइन रोक कर सीधे सीधे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन यदि उसको आपके MEA के डेटा मिल जाए कि ये लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडा सेट करने वाले हैं, तो वो अपनी प्लानिंग वैसे कर सकता है कि हम पहले ही अपने काउंटर एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं। ये एक अलग लेवल की गेम प्लानिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान का अलग लेवल है। पाकिस्तान का लेवल नेशनल है ही नहीं, पाकिस्तान का लेवल रिलीजियस है, और जो रिलीजियस फैनेटिज्म है वो बेवकूफ़ियाँ करते हैं। 4 लोग मार दिए, वाह 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 वाह, ऐसा वाला। पर चाइना 4 लोग मार के खुश होगा क्या? क्या फ़र्क पड़ता है? 140 करोड़ के देश में एक बम ब्लास्ट कर दिया तुमने, कौन सा तुमने बहुत बड़ी जीत कर ली? इतने तो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में मर जाते हो। आप देखिए ना कि क्या कर क्या रहे हो आप, अचीव क्या कर रहे हो। पाकिस्तान, क्योंकि उसको उसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिल जाता है कि देखिए हमने जीने नहीं देंगे हम इंडिया को, इस वजह से हमें ज़्यादा परेशानी। यदि आपका दुश्मन अक्लमंद है ना, तो यू आर स्टिल डिग्निफाइड मौत मरेंगे आप। नहीं, ये तो हम उसकी मर्जी पे टिके होने की बात होगी। हम मर्जी से नहीं, मैं दोनों एंगल दे रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा भी कि वो मर्जी, यदि मर्जी चाहेगी भी तो भी इसलिए नहीं कर सकता कि हमारे जो प्रिपरेशन है वो भी इतने वीक नहीं है कि वो ऐसे आएंगे और लेके चले जाएंगे। उसी के बारे में और हमारे अकेले नहीं, हम अकेले दुश्मन नहीं है उसके, यूएस भी है और भी कंट्रीज है। दूसरा जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि चाइना की जो प्रिपरेशन थी वो हमेशा बहुत प्रोएक्टिव थी। चाइना ने 2002 के बाद से ऐसे निर्णय लेने शुरू कर दिए जिससे कि उनका डेटा या उनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स किसी और के कंट्रोल में कभी जाए ही ना वो गूगल यूज़ करते हैं, ना वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ना वो फेसबुक यूज़ करते हैं, ना वो टिकटॉक भी जो है चाइनीज़, टिकटॉक के 2 वर्जन है, चाइना के लिए अपना अलग है और बाहर के लिए अलग है। इस तरीके से उन्होंने वीचैट डिज़ाइन किया अपना हर चीज़ की, वो रिस्क उनका ख़त्म हो जाए। इस वजह से दे आर अ लेवल अप, क्योंकि हमें उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है और हमारी इन्फॉर्मेशन तो US के थ्रू हर जगह पहुंची जाती है, और वो रिस्क हमेशा रहेगा। और उस वजह से विद AI एंड ऑल अदर क्वांटम AI कंप्यूटिंग पावर्स, इस तरह के अटैक वेक्टर जनरेट हो जाएंगे कि शायद कई बार हमें रियलाइज़ ही नहीं होगा और हम वैसी चीज़ें करना शुरू कर देंगे जो चाइना चाहता है। ऐसा हो जाएगा। जैसे कि जब मैं कहता हूँ कि नेपाल में जो हुआ वो सोशल मीडिया के थ्रू कराया गया, और जब भारत ने टिकटॉक बैन किया था तो लोगों ने सवाल खड़ा किया कि इससे क्या हो जाएगा। जब मैंने आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम का डेटा दिखाया कि वो क्या क्या डेटा लेते हैं, टिकटॉक इससे ज़्यादा डेटा लेता है। टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। क्या करता है टिकटॉक? सैटेलाइट बनाता है, वैक्सीन बनाता है, कुछ तो ऐसा नहीं करता, डेटा ही इससे बन रहा है। जिन कंट्रीज़ ने टिकटॉक बैन नहीं किया था उनकी हालत देखो क्या है। कहीं ना कहीं वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गए। एक छोटा सा सोशल मीडिया जब इतना पावरफुल कंट्रोल दे सकता है किसी को, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, जो भी अपने आसपास के, बांग्लादेश है, तो हमने शायद टाइमली वो कुछ निर्णय लिए 2019 में जब चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन की, उसका बेनिफिट आज हमें मिल रहा है कि हम फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हैं।
फिर आप कहोगे आप चाइना को नहीं दोगे तो यूएस को दे रहे हो, क्योंकि इधर नहीं तो सही उधर। बात है। हाँ, दे रहे हैं। आप यदि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को दे रहे हो तो फिर भी रिलेटिवली सेफ, क्योंकि वहां सरकार बदलेगी। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि चाइना एक समझदार दुश्मन है। हाँ है, लेकिन वही तो देखिए, आप दोनों चीजें एक बैलेंस लेवल पर एनालाइज कीजिए। चाइना समझदार दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम चाइना को डेटा देकर एम्पावर भी नहीं करना चाहते कि भाई तुम जो चाहो करो। मुझे पता है कि उसका इस्तेमाल तभी करेगा जब उसको कुछ मेजर गेन होगा। चटपुंजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या? उस वजह से मैंने उसको इंटेलिजेंट बोला कि नहीं, जैसे मैंने कहा नहीं बम ब्लास्ट करा दो, ये करा दो, इस तरह की हरकतें चाइना नहीं करेगा। चाइना के लिए स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन लॉन्ग टर्म विजन वाले होंगे कि हम इंडिया को इस डायरेक्शन में नहीं जाने दें ताकि हमारा बिजनेस बेनिफिट वहाँ हो। बेसिकली वो उस तरीके से सोचते हैं बिजनेस और जियोपॉलिटिकल लेवल पर। पाकिस्तान का कोई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ना होता है कि यार मुझे उस दोस्ती करनी है, उससे करनी है, ये इतना सोच ही नहीं है उनकी। अभी इतना आगे की सोचते तो इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता हमारा। हमें इसलिए आपने देखा होगा कि आज नहीं तो कल चाइना से हम प्रॉक्सिमिटी भी कर लेते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। वो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट बिजनेस का तो है ही, पाकिस्तान के संग ऐसा नहीं हो पाता। यही कारण है क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है। लेकिन अमित जी, खतरे क्या है? अगर मैं अगेन उसी डिफेंस वाली बात पे आ जाऊं, क्या भविष्य में ऐसा कोई सिनेरियो देखते हैं कि अगर दो देशों की लड़ाई होती है तो जो वॉर रूम है वहाँ का सर्वर हैक किया जाता है? अगर वहाँ सपोज कर ले इस लेवल की स्थिति आ जाए कि आप जो वॉर रूम में सारा पूरा जो थिएटर चल रहा है वो मैनेज कर रहे हैं और पता चला उसी का कंट्रोल आपके पास नहीं है, क्या ये मैं कोई हवाई बात कर रहा हूँ या आपको लग रहा है अपने आप में एक जेन्युइन खतरा है? और खतरा है तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी होती है? देखो, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे ईजी नहीं है ये चीज़, क्योंकि ये तैयारी ऑलरेडी होती है। साइबर वॉर ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को शुरू होगा और 1 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अब हम जीत गए। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है। साइबर वॉर इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये चल रहा है, अभी भी हो रहा है, अब अभी भी हम रोक रहे हैं। तो वो तो कंट्रोल रूम अभी हमारा मॉनिटर कर रहा है। आप जो हमारा सर्टेन है, सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उनके ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर एक वॉर रूम टाइप का सेटअप ऑलरेडी है जिसको हम सॉक सिस्टम बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जो वीडियो वॉल पे आपको सारा डेटा दिखाएंगे, कितने अटैक हुए हैं, कितने हम इफेक्टिव नहीं रहे, किसके लिए हम एनोमलीज की रिपोर्ट कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजें ताकि वो रिएक्टिव एक्शन ले सकें। ये रियल टाइम में हो रहा है। तो हम 24 घंटे लड़ ही रहे हैं ना, लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। ऐसा वो भी करते होंगे, उनके भी अपने जितने डिफेंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हेल्थ केयर, इमरजेंसी, रेलवेज, एयरपोर्ट, सबकी मॉनिटरिंग तो ट्रैफिक की होती है। सही बात। तो ऐसा नहीं है कि इतने स्ट्रेट अवे कि कोई आज वॉर शुरू होती है अब कंट्रोल इनका हमारे पास में आ गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोविजन लेके चलते हैं, सेग्रीगेशंस भी होगा। अब होता है क्या, कई बार एक कोई चीज की कमजोरी की वजह से एक आध अटैक सक्सेसफुल होता भी है। ठीक है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी जो लोग पढ़ते हैं, कि मैंने अब ये कर दिया अब आप हमेशा के लिए साइबर सेफ है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, दुनिया में नहीं बोल सकता। वो हमेशा क्या स्टेटमेंट देता है कि मैंने रिस्क कम कर दिया, दिस इज ए रिस्क बेस्ड अप्रोच, सो वी हैव रिड्यूस्ड द रिस्क, बट चांसेस अभी भी हैं कि कोई अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यदि चांसेस अभी भी हैं कि कोई अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर क्या, तो फिर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि यदि ऐसा हो गया तो हम रिस्पॉन्स ऐसा करें कि लॉसेस मिनिमाइज हो जाए, जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, जल्दी जल्दी हम नॉर्मलाइज कर दें, बैकअप से डेटा सर्वर सेटअप हो जाए, फिर चीज़ें नॉर्मल सी पे आ जाए ताकि नुकसान ना हो। फिर वैसी तैयारी करके रखते हैं। तो वो तैयारियां हैं हमारी। आज की डेट में यदि रेलवे का सिस्टम डाउन होता है तो उसके बैकअप सर्वर्स होते हैं, वो 1-2 घंटे के अंदर अप होके फिर शो शुरू हो जाता है। जब तक वहाँ रूट कॉज एनालिसिस होता है कि कारण क्या था, हैक था, ग्लिच था, पावर फेलियर तक था क्या। तो ये तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा हर ऐसे डिपार्टमेंट का आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई सीधे सीधे जाके आपको बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब कर देगा। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सो ये तो एक टेक्निकल स्ट्रेंथ है, पर हमेशा हमारी जो लड़ाई होती है वो 3 लेयर पे होती है, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, इसमें हमने टेक्निकली अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि कोई ना कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकता है, ना इंटीग्रिटी ब्रीच कर सकता है, ना अवेलेबिलिटी ब्रीच कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि मैं आपके फ़ोन में घुस के आपका डेटा उड़ा लूँ। इंटीग्रिटी ब्रीच का मतलब है कि मैं आपके फ़ोन में घुसा और आपका डेटा चेंज कर दिया और आपको पता ही नहीं पड़ा, तो आप फंस गए, क्योंकि आप क्राइम में फंसा दिया, आपको
50 फाइनेंशियल डेटा चेंज कर दिया, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी का ब्रीच क्या है कि मैंने आपका फ़ोन आपके लिए अनअवेलेबल कर दिया, आपका फ़ोन यहाँ पड़ा था, मैंने 5 बार रॉन्ग पासवर्ड डाला, अब आप यूज़ नहीं कर पा रहे। इस तरह की हरकतें जो होती हैं, हाँ। तीनों अटैक होते हैं हर एक सर्वर पे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसी का हो। CIA अटैक बोलते हैं उसको। C कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, I इंटीग्रिटी ब्रीच एंड अवेलेबिलिटी ब्रीच, जिनसे कि आपको 24 घंटे अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पर ये चीज़ टेक्निकल लेयर है। जो दूसरी लेयर है वो प्रोसेस लेयर होती है। आपने क्या प्रोसेस ऐसे बनाए हैं, फ्रेमवर्क हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, जो आपको प्रोसेस वल्नरेबिलिटी से बचा सके। आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया था, आपने किया नहीं। अब आपका फ़ोन के अंदर मैं देखता हूँ, आपका ब्राउज़र पुराना है, आपके अंदर जो बाकी एप्लीकेशन है वो पुरानी है, और उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है जो मैं एक्सप्लॉइट करके आपके पूरा फ़ोन हैक कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं प्रोसेस वल्नरेबिलिटी, कि आप सिक्योरिटी के जो प्रोसेस हैं वो आपने नहीं फॉलो किए। चलो, आपने प्रोसेस भी अच्छे कर लिए, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, पर आज भी दुनिया में जो 95% अटैक होते हैं वो टेक्नोलॉजी या प्रोसेस की वजह से नहीं होते, वो होते हैं ह्यूमन एरर की वजह से, पीपल की वजह से। क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। और फिर आप ही उसको, आप खुद अलाउ करते हो, आप खुद कन्विंस हो जाते हो, आप खुद पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हो। आपके अकाउंट से पैसे हवा में उड़ के नहीं जाते किसी अकाउंट में, यू आर ट्रांसफरिंग। फिर आप पुलिस में जाके चिल्लाते हो कि मैं तो लुट गया, मेरे पैसे निकल तो गए। मुझे कोई एक दो ऐसी अपने तजुर्बे या एक्सपीरियंस सुनाइए जहां पर इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया गया और उनको पता ही ना लगा। अभी 2 दिन पुराना केस है, पंजाब के एक रिटायर्ड IG ने खुद को गोली मार ली। रिटायर्ड IG है, सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उनके 8.5 करोड़ रुपए एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में चले गए, और वो इतना दबाव में आ गए कि उनको समझ भी नहीं आया क्या करें, और उन्होंने खुद को शूट कर लिया। अब मोडस ऑपरेंडी देखिए, डिटेल में कि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए गूगल सर्च करते रहते थे वो, कि किस तरह से शेयर मार्केट चलता है, कैसे वो लर्न कर रहे थे। इतने में उनको कोई वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, और रील वगैरह देखी होगी, उसमें कोई रिकमेंडेशंस हो रही थी, तो उन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया व्हाट्सएप पर। वहाँ पर बोले 60-70 लोग थे ग्रुप में जो डिस्कशन कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, लर्निंग हो रही है। उसमें कुछ एक DBS कंपनी के CEO दिखा के किसी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है, वो भी था। ऐसे 4-5 लोग बड़े क्रेडिबल कंपनीज के भी थे। तो मुझे लगा वाह यार, ये तो अच्छा, वो भी शेयर कर रहे हैं, ये देखिए ये एप्लीकेशन है, इसके थ्रू पैसे लगाओ तो ग्रोथ 30% पर मंथ हो जाएगी, 40% पर मंथ हो जाएगी। मैं तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर उसमें से कुछ लोगों ने डाउट शुरू कर दिए, नहीं ये तो फ्रॉड हो सकता है, ये तो फ्रॉड होगा, ऐसे कैसे 30% हो जाएगा। अब आप सब देख रहे हो, आप अभी पार्टिसिपेटिव नहीं हो। फिर बोले किसी ने वो गूगल पे सर्च करके प्रूव कर दिया कि नहीं ये फ्रॉड नहीं है, देखो ये तो सही है। फिर एक लड़की ने इनको फ़ोन किया कि सर ये जो आप ग्रुप में आप भी हो, मैंने आपका नंबर ग्रुप से निकाला, पर मुझे तो बहुत डाउट है कि ये तो गड़बड़ होगा, ऐसे कैसे 30% होगा, तो सर पैसे लगाएं या नहीं लगाएं, आप मुझे गाइड कीजिए सर। ये लड़की भी उसी गैंग की है, सब आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो। आप गूगल करेंगे, नहीं मैं हेल्प करता हूँ इसकी, फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर एक लड़का कोई कॉल करेगा, सर मैंने एक्चुअली ये कुछ फाइंडिंग्स देखी हैं, देखिए सर ये कुछ कन्विंस कर रहा है क्योंकि मैं भी पैसे लगाना चाहता हूँ। मतलब एवरीबडी इज कॉलिंग यू, शोइंग दैट दे आर ऑल्सो नॉट श्योर। सो आप एम्पैथाइज होके कनेक्ट करके, और इसमें से ही कुछ लोग आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं जो आप फिर आपस में शेयर करके उनको आप ही कन्विंस कर रहे हो, नहीं ये फाइंडिंग मिल गई मुझे, ये देखो इसकी वजह से तो मुझे सही लग रहा है। इवेंचुअली यू योरसेल्फ इज कन्विंस्ड। फिर इस लड़की ने पैसे लगाए, अरे सर मेरे तो बढ़ गए, डबल हो गए सर। ये लड़की भी थोड़ी देर पहले डाउट में थी, अभी लगाया उसने, उसके बढ़ गए। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए आपको? आप फिर अपना लगाना शुरू कर देते हो। पहले आप छोटा लगाते हो 1 लाख 2 लाख, वो बढ़ते दिखता है, फिर आप बढ़ाते जाते हो। 8.5 करोड़ लगा दिया। अब ये पूरा प्रोसेस एक दिन में तो हुआ नहीं, ये 3 4 5 महीने का गेम है। देखिए इसमें मैनिपुलेशन किस ऐसे हुआ। जब ये लखनऊ के एक सक्सेना जी थे जो डिजिटल अरेस्ट हुआ जिनका, आई थिंक 2-3 हफ्ते तक वो डिजिटली अरेस्टेड थे। तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको इतनी ड्यूरेशन में 1 सेकंड के लिए नहीं लगा कि ये फ्रॉड है? सामने वाला पुलिस वाला बन के आपको कुछ भी बोल रहा है, आप मान कैसे रहे? बोले नहीं 1 सेकंड भी नहीं लगा। मैंने क्यों? बोले बहुत अच्छे लोग थे वो। कैसे? बोले जब वो वीडियो कॉल पे आया और उससे देखा कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ, पीछे किताबें, तो मेरे से बोलता है ये किताबें क्यों है पीछे? मैंने क्यों? क्योंकि मैं राइटर हूँ, पोएट हूँ।
बोले अच्छा आप पोएट हैं तो सुनाइए कुछ। तो बोले मैंने सुनाना शुरू कर दिया। बोले आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आप तो बहुत अच्छे पोएट हैं, आप तो बहुत सज्जन आदमी हैं, आपको जल्दी छोड़ देंगे, आप परेशान मत होइए, बस आप ये सपोर्ट कीजिए, मैं अभी भी छोड़ देंगे। आप देख रहे हो मैनिपुलेशन। आप क्या सुनना चाहते हो, आपकी क्या व्हाट वुड बी म्यूजिक टू योर ईयर्स, वो उस हिसाब से साइकोलॉजी से खेलते हैं। फिर आप कैसे मैनिपुलेट नहीं होगे जब उनको एक पल को एहसास ही नहीं हुआ कि ये फ्रॉड हो सकता है। तो इसी पर ये जो डिजिटल अरेस्ट की अमित जी बात की, हम इतने किस्से सुनते हैं लगभग हर दूसरे दिन। आप तो खैर और ज्यादा नजर रखते हैं। अमित जी, चर्चा के आखिर में मैं चाहूंगा कि एक ऐसी बुनियादी चीज जो हर आदमी से जुड़ी है कि वही जो साइबर सिक्योरिटी के खतरों की हमने बात की, साइबर खतरों की बात की, क्या 2 या 3 चीजें आम आदमी कर सकता है कि उसे लगे कि वो काफी हद तक जो रिस्क अपना कम कर सकता है? सबसे पहले तो ऐसा है कि आप बच सकते हैं और आप बचेंगे ही। ऐसा कुछ डर, आप जैसे निडर हो जाते हैं ना, आपको फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक टूल बता रहा हूँ जो काफ़ी हेल्प कर सकता है आपका। मोबी आर्मर करके एक एप्लीकेशन है, MOBIARMOUR। ये प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, ऐप स्टोर पर भी है। इसमें 6 ऐसे फीचर हैं जो आपको प्रोएक्टिवली चीज़ें चेक करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। जैसे QR कोड। अब QR कोड से बहुत लोग लुटते हैं। QR कोड हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, एडवर्टीजमेंट QR कोड, मेनू कार्ड होटल का QR कोड, शादी का कार्ड QR कोड, पेमेंट तो QR कोड है ही, बर्थडे कार्ड QR कोड, वाईफाई कनेक्शन। आपने गलती से कोई QR कोड स्कैन किया और आपका डेटा निकल गया या पैसे निकल गए, तो उससे बचे कैसे? तो मोबी आर्मर में QR कोड सिक्योरिटी चेक का ऑप्शन है। कोई भी QR कोड आप इससे स्कैन करेंगे, ये उसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, वहाँ रन करके आपको बता देगा ये सेफ़ है, अनसेफ है, ये क्या नुकसान पहुँचा सकता था आपको और क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। सेकेंड अटैक वेक्टर है लिंक। आपने गूगल पर सर्च किया कि मुझे उड़ीसा में होटल बुक करना है, आपको जो लिंक आया आपने लेमन ट्री का लिंक मान के उसको पे कर दिया, वो उसका क्लोन लिंक था, वैसे ही दिखता था। हेलीकॉप्टर बुक करना है केदारनाथ का, आपने गूगल पर सर्च किया। सिंगापुर में क्रूज़ बुक करना है, या दिलजीत दोसांझ का शो था, हज़ारों लोग लुट गए। टिकट बुक कर रहे थे गूगल पर सर्च करके, लाखों का टिकट था, पैसे दे दिए, वो कभी मिला नहीं उन्हें। कुंभ के टाइम पर लुटे लोग टेंट बुक करने के नाम पर, अयोध्या में आश्रम बुक करने के नाम पर। हाउ डू यू नो कि ये जो लिंक गूगल सर्च पे आया ये सही है, ये क्लोन्ड नहीं है? तो मोबी आर्मर में ऑप्शन है, वहाँ पे जाएं, वो लिंक आप कॉपी करें, वो स्कैन करके बता देगा कि ये लिंक सेफ है, ये क्लोन्ड तो नहीं है, ये चाइना, टर्की, ईरान में तो होस्टेड नहीं है। वो कारण भी बताएगा क्यों इस पर कोई भी पेमेंट करना खतरनाक हो सकता है। वो पूरा एनालिसिस करके देगा। ये आपका डेटा तो नहीं चुरा रहा था, कितना पुराना है, क्योंकि क्रिमिनल की वेबसाइट 2-3 हफ्ते पुरानी होगी, इससे ज़्यादा पुरानी होगी नहीं, टेक डाउन हो जाएगी नहीं तो। सो बहुत सारे एंगल से उसका एनालिसिस करके आपको एक कंक्लूजन देता है। तो लिंक बहुत बड़ा की रीज़न है सारे फ्रॉड्स का। जब डिजिटल अरेस्ट भी होता है तो आपको जो आपका अरेस्ट वारंट डाउनलोड कराया जाता है वो एक लिंक से कराया जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्जी वेबसाइट भेजी जाती है आपको, तो आपको भरोसा हो जाता है कि तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। आप यदि एक बार उस लिंक को मोबी आर्मर से स्कैन कर लें तो वो 1 सेकंड में बता देगा कि ये तो फर्जी है, ये तो उसकी है ही नहीं वेबसाइट। या आपको RTO का चलाना जाता है कि ये पे कीजिए, आप पे कर देते हैं, उस लिंक को आप एक बार स्कैन कर लें, मोबी आर्मर से बता देगा ये तो फर्जी है, तो RTO का चलान है ही नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे लिंक आ रहे हैं, आपको पेमेंट लिंक आ जाता है कि आपके अकाउंट में 23,000 रुपये आए हैं, यहाँ क्लिक कीजिए और बैलेंस चेक कर लीजिए। आप बैलेंस चेक करने के लिए क्लिक करते हैं और आपके पैसे निकल जाते हैं। कोई भी लिंक जो आपको SMS या WhatsApp पे पैसे कैसे निकलते हैं अगर कोई OTP? क्योंकि वो विड्रॉल लिंक होता है। अच्छा, वो UPI का विड्रॉल लिंक होता है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपसे UPI पिन मांगा जाता है। आपको लगता है आप तो बैलेंस चेक करने के लिए पिन डाल रहे हो, पर वो एक्चुअली पैसे निकालने के लिए पिन मांगा जाता है। जैसे मैं आपको एक विड्रॉल लिंक भेज सकता हूँ UPI का, आप क्लिक करोगे तो आपसे पैसे मुझे आ जाएंगे, पर आपसे पिन मांगा जाएगा। अब ऐसे सीधे सीधे लिंक भेजूंगा तो आप क्लिक नहीं करोगे, तो मैं थोड़ा आपके दिमाग से खेलता हूँ। आपको एक SMS भेजा जाता है कि आपके अकाउंट में 40,000 रुपये आए, बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको लगता है मैं तो बैलेंस चेक करने के लिए क्लिक कर रहा हूँ। जो लिंक मैं सीधे सीधे आपसे क्लिक नहीं करा पा रहा था, मैंने थोड़ा सा कहानी घुमा दी और आपने क्लिक कर दिया, एंड देन यू गिव दैट UPI पिन ऑल्सो। तीसरा जो तरीका है कि आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, आपने फ़ोन बच्चे को दिया था, किसी और को दिया था, एंड दे हैड इंस्टॉल्ड समथिंग। हाउ डू यू नो कि मेरे फ़ोन में जितनी एप्लीकेशन है सारी सेफ है, कोई पड़ी तो नहीं अंदर? तो मोबी आर्मर में वो ऑप्शन भी है। उसमें ऐप सेक्शन में जाएंगे तो बता देगा ये लाल वाली ऐप अनइंस्टॉल कर दो, ये खतरनाक है, ये आपका OTP चुरा रहे हैं, ये ले रही है, वो ले रही है, या जो भी रिस्क है, डेटा ले रही है, ये सेफ़ है। और यदि ये वाली ऑरेंज है जिसमें रिस्क ये है लेकिन इतना खतरा नहीं है। फिर कोई वाईफाई कनेक्ट करते हो आप पब्लिक, तो वो भी एक रिस्क है, क्योंकि वो आपका मैन इन द मिडल अटैक करके डेटा चुरा सकता है।
आपका क्या पासवर्ड है वो भी निकाल सकता है। तो ऐसे में आप कोई भी पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करें, मोबी आर्मर से एक बार स्कैन करके देख लें, बता देगा वो सेफ है अनसेफ है। और यदि किसी ने उसको हैक कर रखा है तो किसने हैक कर रखा है ये भी बताएगा, उसका आईपी एड्रेस दे देगा। ओटीपी चुराने के जितने तरीके हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप। आप इस ऐप में ये भी देख सकते हैं कि आपका डेटा इंटरनेट पर कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, आपके पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल, लोकेशंस, जो भी पर्सनल डिटेल्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो निकाल के दे देगा यहाँ पड़ा हुआ। ठीक है। ये देखना टाइम टू टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने क्या कहा था, यदि आपको पता है तो आप सेफ है। यदि आपका डेटा बाहर है और आपको पता है, फिर उस डेटा का मिसयूज नहीं होगा। दूसरा, एक तो एक ऐप है, दूसरा अपने आधार सर्वर पर जाएं, uidi.gov.in जो है, ठीक है। उस पर अपने आधार का वेरिफिकेशन डिसेबल कर दें, ताकि आपके आधार से आपकी परमिशन के बिना ना कोई बैंक अकाउंट खोल सके, ना कोई सिम कार्ड इशू करा सके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी इनेबल होता है। और आपके आधार का मिसयूज होगा और या तो बैंक अकाउंट खुल जाएगा या सिम चला जाएगा और फिर आप फंसेंगे। तो वो डिसेबल कर दें। यदि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, आप खुद लॉगिन करें, इनेबल करें और फिर उसको परमिशन दें। ठीक है। तीसरा संचार साथी, sancharsati.gov.in। यदि आपने ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है मत करें, पोर्टल पर ही सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। यदि आप उसमें से कोई सिम कार्ड आपने नहीं लिया, आप उसको वहीं से ब्लॉक करा सकते हैं। आपने कोई सेकंड हैंड फ़ोन लिया है OLX से और वो चोरी का तो नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल आके परेशान कर रहा है, आप उसको ब्लॉक करा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है, सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आके परेशान कर रहा है, आप उसको ब्लॉक करा सकते हैं सीधे संचार साथी के थ्रू। तो ऐसे उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं दैट पीपल शुड यूज़। आपने एक बार ये भी कहा था कि यूपीआई जो हम जनरली यूज़ करते हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, उसके भी अपने रिस्क हैं, और आप प्रेफर ये करते हैं कि मैं जो बैंक की जो ऐप है नेट बैंकिंग, उसके थ्रू या बैंक के यूपीआई से पेमेंट करूं। उसकी क्या वजह है? यूपीआई ऐप एक्चुअली कुछ करती नहीं है। यूपीआई ऐप पेमेंट नहीं करती, पेमेंट एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसकी एपीआईज हैं, हर एक ऐप वही एपीआई यूज़ करती है। तो आपने चाहे पेटीएम हो, भीम पे हो या भारत पे हो या फ़ोन पे हो, जो भी ऐप है, वो सारी बैकएंड पे एनपीसीआई के थ्रू पेमेंट कर रही है कि इस अकाउंट, इस मोबाइल नंबर से उस मोबाइल नंबर पे यदि पेमेंट करना है तो इस मोबाइल से लिंक जो बैंक अकाउंट है वो भी इन्हें नहीं पता। वो भी इन्हें नहीं पता, वो भी किसको पता है? एनपीसीआई को। एनपीसीआई से वो पैसा इधर से उधर जाएगा। अब कल के दिन आपने इस किसी एक ऐप से पेमेंट किया और कुछ फ्रॉड हो गया, आप इस ऐप को कॉल करते हो, कहते हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर आप पे तो भरोसा करके किया था ना, पेमेंट वापस कराओ मेरे पैसे। वो तो चले गए, वो तो वहां से हुए। मैं तो बस करने का था, पावर लेने का नहीं है भाई मेरे पास। तो फिर मैं आपको ये ठेकेदारी कैसे दे दूं? आप समझ रहे हो? बैंक को तो मैं पकड़ सकता हूँ, ये तो पीछे हट गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बैंक की है। तो फिर मैं बैंक की ही ऐप से क्यों ना करूँ यूपीआई? कल के दिन बैंक का यूपीआई यूज करके मैं कहूंगा भाई गर्दन पकड़ सकता हूँ उसकी, तेरे अकाउंट में पैसे थे और तेरी ऐप से कुछ गड़बड़ हुआ है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, यदि ये लोग खुद कुछ नहीं करते तो ये कमाते कैसे? ये आपका डेटा कलेक्ट करते हैं कि आपने क्या खरीदा, कितनी सब्जी खरीदी, कितना मोबाइल खरीदे, जो भी आप यूपीआई के थ्रू परचेज कर रहे हैं डे टू डे, वो पैटर्न उनको मिल जाता है। उस पैटर्न के बेस पर फिर आपको सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं, कैशबैक ऑफर किए जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आप मोबाइल लेने जाते हो, कहते भाई आपके पास फलाने बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 7% कैशबैक। आप बड़े खुश हो कि अब है मेरे पास। पर ऐसा क्यों कर रहा है? वो कैशबैक क्यों दे रहा है? और जिसके पास नहीं है उसको क्यों नहीं दे रहा? यदि पैसा ही देना है तो उसको दे देता भाई। सिर्फ मेरे पास उस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इससे सामने वाले को क्या बेनिफिट है? सोचिए जरा। यदि मैं मोबाइल बेच रहा हूं, मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है, और आप खरीद रहे हैं और आपका भी क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का है, और मैंने मोबाइल बेचा, तो आपने पेमेंट दिया, मेरे अकाउंट में आया, पर बैंक के हिसाब से तो पैसा कहीं गया ही नहीं। वो तो उन्हीं के पास है। पैसा बैंक से तो बाहर नहीं गया ना। सही बात है। यदि पैसा बैंक के ही पास रह रहा है और धंधे चल रहे हैं सारे, तो बैंक का तो पैसा बैंक के पास ही है ना। नाउ दे कैन यूज दैट मनी टू मेक मोर मनी। उससे लोन दे सकते हैं और बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं हिलने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सारे धंधे चलते रहेंगे, इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, पर पैसा तो मेरे पास ही। ये वो अचीव करना चाहते हैं। सो यदि उन्होंने 5% कैशबैक दिया, क्योंकि वो उस अमाउंट का 5% तो कमाई लेगा। यदि मेरे पास वो पैसा अकाउंट में रहता है, सही बात है, तो आई विल मेक 5% बिकॉज ऑफ एनी बिजनेस। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। यदि अमेजॉन जो है वो बैंक बन जाए, तो बैंकों की हालत खराब हो जाएगी।
क्योंकि सारे जो सप्लायर हैं उनके अकाउंट अमेजोन पे होंगे और सारे खरीदने वालों के अकाउंट अमेजोन पे हो जाएंगे। तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उसके पास जा भी रहा है, फिर वो किसी को कर रहा है, पैसा अमेजोन के पास ही है। यदि अधिकतर पैसा अमेजोन के पास ही है, जो ऑनलाइन अब आज की रेट में 40% मार्केट ऑनलाइन हो गया, सोचिए आप। तो सोच रहे हो कि पैसा उस अमेजोन के पास ही रहेगा तो सारी इकोनॉमी वो कंट्रोल करेगा। क्योंकि जो बिजनेसेस को पैसा चाहिए वो मैं दूंगा ना, क्योंकि मेरे इससे पैसा बाहर जा ही नहीं रहा। बिल्कुल। इसलिए बैंक का तो बिजनेस ही है कि उनके पास पैसा है, सही तो वो दे सकते हैं। सही बात है। अमित जी, एक सबसे ज्यादा डर आम आदमी को ये लगता है कि किसी दिन उसके अचानक से मैसेज आए और उसे पता लगे कि उसके अकाउंट से 50,000 60,000 निकल गए, और फिर आदमी सोचता है यार मैंने तो किसी से ओटीपी शेयर नहीं किया था, ओटीपी भी शेयर नहीं किया था। तो ये जो फ्रॉड है ये कैसे हो रहे हैं और इसकी सतर्कता क्या है? देखिए, आमतौर पर पैसे अपने आप तो नहीं निकलते, यदि निकले भी होंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि नहीं आई है, पर वो तब होती है कि आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई जिसने ओटीपी पढ़े और बाहर भेज दिया। गलती आपसे तो हुई होगी, चाहे आपने टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क टाइप की ऐप इंस्टॉल की, या आपने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया, या कोई स्क्रीन शेयरिंग दूसरी ऐप है जो स्क्रीन शेयर कर दिया और ओटीपी चला गया। आपने कुछ किया ज़रूर होगा, अपने आप नहीं हो, या कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई। पर सवाल ये है कि चलो मुझे नहीं पता था और इग्नोरेंट में हो गया, तो उससे मैं कैसे बचूं? पहले तो आप रिस्क कम कर लीजिए। यदि आप अपने अकाउंट में लिमिट लगा देते हैं ऐप में जाकर कि मेरे दिन भर में जो यूपीआई पेमेंट है 5,000 से ऊपर ना हो, मेरा यदि आईएमपीएस है तो 50,000 से ऊपर ना हो, आरटीजीएस है तो इतने से ज़्यादा ना हो एक दिन में, तो उससे रिस्क कम हो गया। यदि किसी को टेम्परेरी एक्सेस मिला भी तो वो इतना ही कर सकता। दूसरा, आप जो भी अकाउंट है जो आप ऑनलाइन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं वो सेपरेट करके रखें और उसमें पैसे ही कम रखें और एक मेन अकाउंट अलग कर लें। उससे क्या होगा कि आप गलती से भी कोई गलती कर गए तो आपका बहुत ही कम अमाउंट का नुकसान होगा, विच इज़, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है फिर पूरा अकाउंट खाली होता है, फिर लोगों के ऐसे झाड़ू लगते हैं कि 60 लाख निकल गए, 50 लाख, क्योंकि सब कुछ वही था। अब एक्सेस मिल गया किसी को तो जो ओटीपी मांग गए तब पैसे निकालता चला जाता है। यदि हो गई नहीं, एक केस में तो एफडी तोड़वा के निकाल दिया उसने, मतलब सोचा, हाँ ऐसा भी हुआ, तो क्योंकि उसको परमानेंट एक्सेस मिल गया। तो ऐसे में यदि नहीं होंगे एक ही अकाउंट में, सारे अकाउंट एक साथ तो हैक नहीं होंगे ना। सही बात है। तो वो एक रिस्क कम करने का तरीका मैं बताता हूँ कि आप डिवाइड और रूल वाला फिनोमेना इस्तेमाल करें, लेकिन ये मान के चलें कि कभी अपने आप नहीं निकलेंगे पैसे। यदि आपने जो मैंने तरीके बताए कि यदि आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया अपने फ़ोन में कोई, यदि आपने कोई लिंक क्लिक नहीं किया है, यदि आपने कोई किसी के कहने पर कोई कोड डायल नहीं किया अपने फ़ोन से, *62* मोबाइल नंबर हैश, जिससे कि कॉल फॉरवर्डिंग हो जाती है और आपके ओटीपी आने वाले को चले जाते हैं, तो पैसे नहीं निकल सकते। तो आमतौर पर वो कौन से फ्रॉड हैं या हैकर क्या करते हैं कि आपको ट्रिक कर लेते हैं, आपको पता नहीं लगता कि आपने किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी? वो कौन से 3 या 4 बड़े तरीके इसके ट्रैप में आदमी फंस जाता है? देखिए, क्रिमिनल क्या चाहता है? आपका ओटीपी उड़ाना। फाइनेंशियल फ्रॉड की बता रहा हूँ, बाकी तो सोशल मीडिया और बहुत सारे क्राइम होते ही। आपका सोशल मीडिया भी हैक करना है, ईमेल हैक करना है, कॉर्पोरेट हैकिंग होती है, राइवलरीज होती हैं, कॉर्पोरेट राइवलरीज हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, बहुत कुछ होता है जो साइबर क्राइम के परिधि में आता है। लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें जो मेजर ट्रिक है वो है आपका ओटीपी ले लेना, या आपको लालच देकर आपसे खुद ही पैसा कहीं डलवा देना, या आपको डर दिखा के आपसे पैसा ट्रांसफर करना। ये 3 तरीके। यदि आप डरे नहीं, डर और लालच में तो आपने खुद ही पैसा ट्रांसफर किया था। हाँ। यदि आप डरते नहीं हैं और चेक कर ले लगते हैं और वेरीफाई करते हैं तो आप बच गए। यदि आप लालच में नहीं आए कि देखो पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कि आप इतना ज़िंदगी जी चुके हैं, सबको पता है ऐसे पैसा बढ़ता होता तो सभी नहीं बना लेते, सभी नहीं बना लेते, सही बात। लेकिन लोग फिर भी कन्विंस हो जाते हैं। यदि उसमें नहीं आए तो आप उस अटैक वेक्टर से बच गए। अब बचता है कि यदि ओटीपी ही ना चला जाए, जो मेजर, तो 12 तरीके हैं ओटीपी चुराने के। सबसे पहला तरीका है कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें कॉलर आपको फ़ोन पर लेकर आपके ओटीपी का कॉल आपसे इस वाली कॉल में मर्ज करवा लेता है बातों बातों में। लाइक आपको कॉल आता है कि सर अमित जी ने नंबर दिया आपका, आप बातचीत शुरू कर देंगे। ठीक है। कहेंगे सर वो परसों भारत मंडपम में इवेंट है, हम चाहते हैं आप और अमित जी के बीच में एक फायर साइड चैट हो जाए। हाँ ठीक है। फिर क्या सर वो अमित भी आपको कॉल करना है, आप एक कर दीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी हमने बुलाया है तो हम अभी क्लोज करते हैं सर, 3 दिन बाद इवेंट है, टाइम है नहीं, अब अर्जेंसी दिखा रहा है। आप ऑलरेडी कॉल पर हैं, एक और कॉल आ रहा है, आप कहेंगे यार अमित का नंबर नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर आप मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते ना सर, अब हार्डली टाइम,
मर्ज कर दिया। जैसे आप मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका कुछ हैक हो जाएगा, जीमेल या कुछ। आपने कोई ओटीपी दिया, नहीं, लिंक क्लिक किया, नहीं, ऐप इंस्टॉल की, कोई क्यूआर कोड, तो पैसे क्यों निकले? कैसे? क्योंकि आजकल ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं। अरे वो आपको जो दूसरा कॉल आया उस वक्त वो आपके बैंक के ओटीपी का कॉल था। जैसे आपने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने वो ओटीपी सुन लिया, ही वॉज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड एंड बूम। जब तक आपको रियलाइज होगा नहीं इसमें तो ओटीपी बोला गया, आप कर क्या लोगे? आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि आप किसी को कॉल करके बोलो वो ओटीपी रोको, वो तो लग गया ओटीपी, इसकी तो वैलिडिटी 10 सेकंड की है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा होता है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, कि आपको सर वो आपको गिफ्ट भेजना है, सर वो उसको सोना चांदी है, अच्छा हाँ सर, लेकिन वो सर उसमें टैक्सेशन का इशू है, तो वो ऑटोमेटेड सर्वर सिस्टम कर दिया हमने, सर्वर से एक एसएमएस आएगा सर, उसमें एक कोड होगा, वो डायल कर दीजिए तो आपकी एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर आपको ऑटोमेटिक वो आइटम डिस्पैच हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, कोड आएगा, उसमें लिखा होगा एसएमएस पर *62* मोबाइल नंबर हैश। जैसे आप डायल करोगे आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, अकाउंट से पैसे भी निकल सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो कोड आपने डायल किया है उससे आपकी कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड होने लगी, आपका ओटीपी कॉल भी उसको चला जाएगा, क्योंकि ये फीचर है, ये तो सारे ऑपरेटर का फीचर है, जो पता नहीं लोगों को, ये कोड डायल करके आप कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर सकते हो। तीसरा है ई सिम। अधिकतर लोगों को पता नहीं ई सिम क्या है, तो मैं आपको बहाने में लेकर आपसे एक एसएमएस भिजवाऊंगा और आपका ई सिम मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही ई सिम मेरे पास आया, सारा कंट्रोल मेरे पास है, सारे ओटीपी मेरे पास है। चौथा होता है कि वॉइस मेलिंग टेक्निक। वॉइस मेलिंग समझते हैं आप? जब आप बिजी हैं तो मैं आपको एक वॉइस मेल छोड़ सकता हूँ, ठीक है, आपके नंबर से एक स्पूफ मैसेज करके मैं आपके वॉइस मेल का पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, और यदि मैंने कर दिया और मैंने ओटीपी कॉल पे मंगाया और आप बिजी हैं उस समय, तो वो वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगा ओटीपी, उसका मैं सुन लूँगा, पासवर्ड तो मुझे पता है। क्या बात है। फिर आता है, तो ऐसे बहुत सारे स्क्रीन शेयरिंग है, जैसे कि मैंने आपको बोला था जो ऐप होती है क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, जिससे आपका स्क्रीन शेयर हो जाता है, उससे ओटीपी निकल जाता है। आजकल व्हाट्सएप में भी स्क्रीन शेयर हो जाता है, तो मैं व्हाट्सएप पे बहाने से लिंक भेजकर स्क्रीन शेयर करवा के वो ओटीपी उड़वा लूँगा। आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है और उस पर कोई ओटीपी आता है तो मैं देख सकता हूँ, फ्लैश होता है स्क्रीन पर। तो फ़ोन के अंदर एक सेटिंग है, सेटिंग में जाएँ, लॉक मोड में एसएमएस डिसेबल करते हैं कि एसएमएस फ्लैश ना हो, वो कर दिया आपने। अब आप फ़ोन छोड़ के चले गए वॉशरूम, मैं ओटीपी कॉल पे मंगाऊंगा, कॉल लॉक मोड में कॉल तो उठ ही जाएगा, तो ओटीपी तो सुन लूँगा। तो क्या करें, फ़ोन छोड़ के ही नहीं जाना है। कितनी सेटिंग कराऊंगा मैं फ़ोन में? फ़ोन को अपना वॉलेट समझिए, फ़ोन अपना पर्स छोड़ के जाएंगे आप? सही बात है। फ़ोन छोड़ के क्यों जा रहे हैं? लोग चार्जिंग पे लगा के निकल लिए, अरे भाई वो वॉलेट है, वॉलेट है। मैं सिम स्वैप भी कर सकता हूँ, हाँ। सिम निकाल के मैंने अपनी सिम डाल दी उसमें, आपका व्हाट्सएप सब चलेगा, फेसबुक, पर ओटीपी मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे कि वो सिम तो मेरे पास है। जो मैंने सिम डाला उसमें इंटरनेट है, तो आपको 5 दिन नहीं पता पड़ेगा कि यार ये खेल हो गया मेरे साथ। सो बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो आपकी छोटी छोटी इग्नोरेंस की वजह से ओटीपी निकलते हैं। या अमित जी, लेकिन लोग इतने भी कैसे फंस जाते हैं? जैसे मैं एक केस सुन रहा था, यूपी का एक केस था कि एक महिला को उन्होंने डिजिटली अरेस्ट किया, उस पर कुछ इल्ज़ाम लगाया, फिर बाकायदा पुलिस से उसकी बात करवाई, फिर बाकायदा एक फेक अदालत लगी, अदालत में हियरिंग भी होती थी और बाद में उस महिला ने पैसे भी दिए, चीज़ें कई दिनों तक चलती रही। आदमी इस बीच फिगर आउट ही नहीं कर पाए मेरे साथ क्या हुआ। डिजिटल अरेस्ट का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो कितना है? मेरे ख्याल से 111-113 दिन एक बंदा अरेस्टेड रहा। 113 दिन का मतलब है 3 महीने से ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट 4 महीने, मतलब 4 महीने उसको पता नहीं पड़ा। सुबह शाम वो वीडियो कॉल पे कनेक्टेड है, तो यही हो रहा है सर। उसमें अदालत लग जाएगी कल के दिन, और भी मर्डर के चार्जेस भी लग जाएंगे, और उसके भी पेशी हो जाएगी, और उसमें भी लोग गवाह भी आ जाएंगे, बहुत कुछ ड्रामा हो जाएगा। ये तो इल्यूजन क्रिएट करना साइबर स्पेस में बहुत आसान। तो इसी वास्ते तो हम हतप्रभ हैं और सरप्राइज हैं कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन होता है आपके सामने केसेस हैं, आपने खुद एग्जाम्पल दी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपकी इतने विस्तार से और इतने मामले पर इतनी डिटेल बातचीत। और जैसा कि आपसे बातचीत करके जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, जो मैंने आपको सुना भी, कि हर चीज़ को जो आप एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखते हैं, जीवन के संदर्भ में देखते हैं, आध्यात्मिक संदर्भ में देखते हैं, जीवन दृष्टि के साथ देखते हैं, वो मुझे लगता है कि चीज़ों को सही संदर्भ में स्थापित करती है। क्योंकि चीज़ें जैसे हैं अगर वैसी देखी जाएंगी तो शायद हम
समझ नहीं पाएंगे कि इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो क्या है। लेकिन आप हमारा काम आसान करते हैं, बताते हैं कि इसमें कौन सी हमारी कमज़ोरियाँ जिसके चलते हम चीज़ों के आते मजबूर हो जाते हैं। और जो अच्छी बात आपने कही कि जैसे ज़िंदगी को कॉन्शियसली जीना चाहिए, सोशल मीडिया को भी उसी कह सकते हैं कि चेतन अवस्था के साथ पूरा सतर्क होके जिए, और अगर ऐसे जिएंगे तो शायद किसी तरह के फ्रॉड से बच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, लवली टॉक टू यू। तो उम्मीद करते हैं आपको भी बातचीत अच्छी लगी होगी। तो लाइव हिंदुस्तान के आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।